1930 में एक 4 साल की बच्ची मथुरा आती है, जहाँ वो पहले कभी गई नहीं थी, और अपने माता पिता को सीधा उस घर ले जाती है जहाँ वो अपने पिछले जन्म में रहती थी। वो उन लोगों के नाम जानती है जिनसे वो कभी मिली भी नहीं। वो दीवार में छुपे हुए पैसे और सोने को ढूंढ लेती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। जिस इंसान होने का वो क्लेम कर रही थी, वो 9 साल पहले मर चुकी थी। शारजा में एक माँ अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, लेकिन वो लड़की अपने माँ के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे रही थी। डॉक्टर्स ने उस लड़की को टेस्ट किया और ये जाना कि वो अपने माँ के थॉट्स पढ़ सकती थी। एक अमेरिकन लड़का सिर्फ 4 साल का चीखता हुआ उठता है कि उसका प्लेन जापान में क्रैश हो गया। वो एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताता है, पायलट का नाम बताता है, उस प्लेन को ड्रॉ करता है। हर एक डिटेल सही निकलती है, हर एक फैक्ट वेरीफाई हो जाता है। उसको ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे पता उस वॉर के बारे में जो उसके पैदा होने से 50 साल पहले खत्म हो गया था। एक आदमी को चोर सर पे मारता है और उसे हेड इंजरी हो जाती है और कंकशन हो जाता है। वो हॉस्पिटल में उठता है और हर जगह उसे नंबर्स और डायग्राम दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्टल ज्योमेट्री जो उसने कभी पढ़ी भी नहीं। फिजिसिस्ट उसके डायग्राम वेरीफाई करते हैं, उसकी सारी ड्राइंग्स हाई लेवल क्वांटम थियरी से मैच करती है। और मजे की बात यह है कि वो आदमी कभी कॉलेज भी नहीं गया। ये सब कैसे मुमकिन है? कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर आत्मा नहीं है। बात यह है कि दोनों ही सही है। तुम्हारे पास सोल नहीं है, तुम खुद ही एक सोल हो। और वो सोल तुम्हारे बॉडी में नहीं रहती, वो एक ऐसी चीज में रहती है जो अपने आप में ही एक यूनिवर्स है। हमारे पुराने ऋषि उसे हिरण्यगर्भ बोलते थे। क्वांटम फिजिक्स आज उसे आकाशिक फील्ड कह रहे हैं। और पता है क्या? वो बिल्कुल इंटरनेट की तरह काम करता है। एक इनविजिबल क्लाउड जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है एंड कहीं से भी एक्सेसिबल है। क्या हो अगर हर थॉट जो तुमने कभी सोचा, हर लाइफ जो तुमने कभी जी, हर स्किल जो तुमने किसी भी लाइफ में मास्टर किया, वहीं स्टोर्ड हो। तुम्हारे पिछले जन्म की सारी लाइफ खोई या भूली नहीं है, बल्कि एक्सेसिबल है। क्या हो अगर कर्मा अच्छा या बुरा नहीं बल्कि एक पॉइंट सिस्टम हो? क्या हो अगर री इनकारनेशन एक बिलीफ नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हो? क्या हो अगर डेथ एंड नहीं बल्कि सिर्फ एक सेशन से लॉग आउट करना हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें कुछ चीजें नेचुरली अच्छी लगती हैं और कुछ बहुत ही वाहियात? क्यों तुम कुछ चीजों में अच्छे हो और क्यों तुम कुछ चीजों में थर्ड क्लास? क्योंकि तुम उन स्किल्स को लाइफ टाइम्स पहले ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो। क्या हो अगर जिन लोगों से तुम्हारा इंस्टेंटली कनेक्शन होता है वो वही लोग हैं जिन्हें तुम सेंचुरी से जानते हो? क्या हो अगर जो नॉलेज तुम्हें चाहिए वो ऑलरेडी उस दुनिया में है, हर उस इंसान ने अपलोड की है जिसने कभी भी जन्म लिया है? क्या हो अगर तुम उस नॉलेज को एक्सेस कर सको, सारी नॉलेज, पास्ट लाइफ, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, पूरी ब्रह्मांडीय नॉलेज। दूसरों के मन में क्या था, दूसरे क्या सोचते थे, दूसरों ने क्या सीखा, ये सब मिस्टिसिज्म नहीं है। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे अब जाकर साइंस ने समझना शुरू किया है। CIA ने इसे 20 साल तक स्टडी किया, न्यूरोसर्जन्स ने इसे एक्सपीरियंस किया है और इसकी प्रेजेंस कोई डिनाई नहीं कर सकता। छोटे बच्चे इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऋषि योगी इसे 5000 साल से सिखा रहे हैं। और अब मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। ये कोई बाहर की चीज से कनेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये उस चीज को याद करने के बारे में है कि तुम क्या हो। 5000 साल पहले हमारे वेदों ने यही कहा। क्वांटम फिजिक्स अब इसे प्रूव कर रही है। एविडेंस ओवरवेलमिंग है और एक बार तुम इसे देख लो, तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारी ब्रेन में ट्रैप नहीं है, तो कभी थी भी नहीं। तुम बस एक नोड हो, एक इनफाइनाइट नेटवर्क में, एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस हो एक कॉस्मिक डेटाबेस में, एक यूजर अकाउंट हो अल्टीमेट क्लाउड में। जो कुछ भी तुम देखने वाले हो वो डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है और रियल है। और एंड तक तुम सिर्फ ये बिलीव नहीं करोगे कि फील्ड एग्जिस्ट करता है, तुम ये याद करोगे कि तुम अपनी पूरी लाइफ से इससे कनेक्टेड थे। इस वीडियो के एंड में तुम्हें मैं मेथड्स बताऊंगा जिससे तुम इस ब्रह्मांड के चमत्कार को एक्सेस कर सकते हो, तो एंड तक बने रहना। चलो अब शुरू करते हैं। हम इंटरनेट यूज करते हैं अपनी जरूरत के लिए, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज हों जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या फनी वीडियोस देखना, या फिर पढ़ने के लिए, या सोशल मीडिया पे अपनी पूरी लाइफ शेयर करने के लिए, हमारी मेमोरीज, फोटोज और हाँ फ्रेंड्स और कनेक्शन बनाने के लिए। हमारी पूरी डिजिटल लाइफ इंटरनेट पे है और जिसे भी हम परमिशन देते हैं वो हमारी लाइफ को एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट एक क्लाउड है जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सिर्फ हमारे बारे में नहीं बल्कि हर उस इंसान के बारे में जिसने कभी भी इंटरनेट यूज किया है। हम पासवर्ड से लॉग इन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करते हैं, अपने अकाउंट्स एक्सेस करते हैं। शेयर्ड क्लाउड में एक हमारी यूनिक स्पेस है, जो कुछ भी हमने कभी भी अपलोड किया है वो वहां है, स्टोर्ड है। हमारी फोटोज ईयर्स पहले की, मैसेजेस जो हमने कभी भेजे होंगे, चीजें जो हमने कभी सीखी या सेव की, सब कुछ रिट्रीवेबल है क्योंकि क्लाउड स्टोर करता है, याद रखता है। इंटरनेट की तरह ही एक यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम का क्लाउड है, एक ऐसा क्लाउड जो हमारी हर थॉट, हर एक्शन, हर सोल को इटर्निटी से रिकॉर्ड कर रहा है। हमारे एंसेस्टर्स को उस पुराने क्लाउड में लॉग इन करने का तरीका पता था, अपने पासवर्ड के साथ। क्या हम उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा जान सकते हैं? क्या वो क्लाउड हमें हमारा फ्यूचर बता सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो क्लाउड हमें इवॉल्व करने में, इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है? क्या वो हमें ऐसा इंसान बना सकता है जो ज्ञानी और महान हो, जो हम एक लाइफ टाइम में कभी नहीं बन सकते? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है
बल्कि हमारे पूर्वजों ने ये करोड़ों साल पहले किया है और तब से कर रहे हैं। 5000 साल पहले ऋषियों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवर किया। उन्होंने इसे हिरण्यगर्भ या गोल्डन वूम कहा। एक्सपर्ट्स ने बाद में इसे आकाश फील्ड्स कहा, वो कॉस्मिक फील्ड जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। चांदोग्य उपनिषद कहता है जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी जी रहा है और जो भी कभी होगा या जिएगा, सब आकाश में एग्जिस्ट करता है। आकाश फील्ड्स एक लिटरल डेटाबेस ऑफ एग्जिस्टेंस है। योग सूत्रों में गुरु पतंजलि जी ने आकाश फील्ड को एक्सेस करने का मेथड रिवील किया है। समझ लो एक लॉगिन प्रोटोकॉल। उन्होंने इसे संयम कहा है, परफेक्ट मेडिटेशन, जिसके 3 स्टेज होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी धरना, सस्टेन्ड अवेयरनेस यानी ध्यानम और कंप्लीट मर्जर मतलब समाधि। इस योगिक स्टेट में तुम आकाश फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। यूनिवर्सल माइंड से नॉलेज का डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। नॉलेज जो तुमने कभी पढ़ी नहीं, स्किल्स जो तुमने कभी सीखे नहीं, मेमोरीज जो तुमने कभी जी नहीं, सब कुछ इस कॉस्मिक फील्ड में अवेलेबल है, सब कुछ एक्सेसिबल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उनका यूनिवर्सल फॉर्म। हर आत्मा, हर मेमोरी, हर मोमेंट एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है एक कॉस्मिक नेटवर्क में। अर्जुन ने देखा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ गिर गया एक इटर्नल नाउ में, अभी में। हर बीइंग जो कभी जिया है अभी भी उस क्लाउड में जी रहा है। हर एक्शन जो कभी लिया गया है अभी भी रिकॉर्डेड है। ऋषियों ने इंडिविजुअल सोल्स को आत्मन कहा है, हम आत्मा कहते हैं। हर किसी का कॉस्मिक क्लाउड में एक यूनिक अकाउंट है। हर कोई अनंतम ब्राह्मण से कनेक्टेड है, जो एक यूनिवर्सल नेटवर्क, एक अल्टीमेट सर्वर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारा गूगल अकाउंट गूगल के सर्वर से कनेक्टेड होता है, तुम्हारा आत्मन, तुम्हारी आत्मा तुम्हें अनंतम ब्राह्मण से कनेक्ट करती है, जो हमारे ब्रह्मांड के क्रिएटर है। और तुम अपना अकाउंट तब क्रिएट नहीं करते जब तुम पैदा होते हो। तुम्हारा अकाउंट इटर्नल है। तुम पहले भी लॉगिन कर चुके हो हजारों बार, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग बॉडी से, पर तुम्हारा अकाउंट सेम है। हर लाइफ जो तुमने जी है वो उस आकाशिक फील्ड में अपलोडेड है। हर स्किल जो तुमने मास्टर किया है वो सेव्ड है। हर कोई जिससे तुमने प्यार किया है वो उस कॉस्मिक क्लाउड को याद है। सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में स्टोर्ड है तुम्हारे इटर्नल क्लाउड आकाशिक फील्ड के अंदर। तुम्हारे पूर्वजों के पास उनका पासवर्ड था, मेडिटेशन उनका लॉगिन था और समाधि फुल एक्सेस था। वो प्रीवियस लाइफ से मेमोरीज रिट्रीव कर सकते थे, वो डायरेक्टली नॉलेज डाउनलोड कर सकते थे, वो दूसरे अकाउंट से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे, पास्ट, फ्यूचर, स्पेस और टाइम के अक्रॉस। हमारे पूर्वज सुपरनैचुरल नहीं थे, वो बस लॉक्ड इन थे। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उन्होंने भी सेम सत्य डिस्कवर किया, उन्होंने भी सेम कॉस्मिक डेटाबेस को एक्सेस किया। बुद्धिस्ट ने इसे अलय विज्ञान कहा, मतलब स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस। हर एक्शन, हर थॉट बीजों की तरह स्टोर्ड है, जो लाइफ टाइम्स के अक्रॉस राउट होता रहता है, सेम क्लाउड पर अलग नाम से। हेर्मेटिक ट्रेडिशन ने लिखा है एज अबव सो बिलो। माइक्रोकॉज्म मैक्रोकैज्म को रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारा इंडिविजुअल माइंड यूनिवर्सल माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारा पर्सनल अकाउंट जो इन्फिनिट डेटाबेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इस्लामिक सूफीज ने इसे अल लाओ अल महफूज कह के डॉक्यूमेंट किया है, एक प्रिजर्व टैबलेट। हर डेस्टिनी, हर डिक्री पहले से कॉस्मिक रिकॉर्ड में लिखी है। आकाशिक फील्ड सब पॉसिबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहा है और करता आ रहा है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स ने ड्रीम टाइम एक्सेस किया है, वो इटर्नल रेल्म जहां क्रिएशन की सारी मेमोरी रहती है। पास्ट और प्रेजेंट साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एंसेस्टर्स अभी भी जीवित हैं, अभी भी एक्सेसिबल है। फिर वेस्टर्न फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, एकेडमिक्स और साइंटिस्ट उसी नतीजे पे पहुंचते हैं अलग तरीके से। कार्ल जंग ने इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के रूप में डॉक्यूमेंट किया है। सिंबल्स, मिथ्स और आर्कटाइप्स कल्चर्स के अक्रॉस अपीयर हो रहे थे बिना किसी कॉन्टैक्ट के। शेयर्ड साइकिक इनहेरिटेंस। उन्होंने इसे मिस्टिकल नहीं कहा, उन्होंने इसे साइकोलॉजिकल कहा। क्वांटम फिजिसिस्ट डेविड बॉम ने इम्प्लिकेट ऑर्डर प्रपोज किया, एक होलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फील्ड जो सारी रियलिटी का फाउंडेशन है। हर पार्ट एक होल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हर एटम, हर पार्टिकल एक डीपर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस से कनेक्ट करता है, जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। बायोलॉजिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रेक ने मॉर्फिक रेजोनेंस डेमोन्स्ट्रेट किया, मेमोरी जो नेचर में इनहेरेंट है, प्रेजेंट है। लंदन में वो चूहों को मेज पार करना सिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में अलग चूहों ने वो नॉलेज सीख ली। कोई ट्रांसफर नहीं था जेनेटिक या कोई कम्युनिकेशन के थ्रू, बस ज्ञान स्प्रेड हो रहा था एक इनविजिबल फील्ड के थ्रू। फिर फिजिसिस्ट अर्विन लाज्लो ने इसे एक मॉडर्न नाम दिया, द आकाशिक फील्ड, एक साइंटिफिक वायबल 0 पॉइंट फील्ड जहां इंफॉर्मेशन परसिस्ट करती है। ये एक मिस्टिसिज्म नहीं है, फिजिक्स है। क्वांटम वैक्यूम एम्प्टी नहीं हो सकता, वो इंफॉर्मेशन से भरा है। हर पार्टिकल जो कभी एग्जिस्ट किया है उसने अपना एक सिग्नेचर वहां छोड़ा है। हर इवेंट जो कभी हुआ है उसने अपना इम्प्रिंट छोड़ा है। अलग कल्चर, अलग एरा, अलग लैंग्वेजेस, सेम डिस्कवरी, एक सत्य। जब सिविलाइजेशंस जो कभी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आई, सेम कॉस्मिक लाइब्रेरी डिस्क्राइब करती हैं। शायद वो सब
सेम डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। शायद उन्हें अपने पासवर्ड मिल गए, शायद वो सब लोग लॉगिन करके बैठे हैं या एक पॉइंट पे लॉगिन किया था। अगर ये फील्ड एग्जिस्ट करता है, अगर हर मेमोरी, हर स्किल, हर लाइफ एक एक्सेसिबल कॉस्मिक क्लाउड में स्टोर्ड है, तो इसका एविडेंस होना चाहिए। लोग ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होंगे जो उन्हें पता भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे उन अकाउंट्स को याद कर रहे होंगे जिनमें वो पहले लॉग्ड इन थे। माइंड्स सडनली इटर्नल स्टोरेज से एबिलिटीज डाउनलोड कर रही होंगी, नए स्किल्स डाउनलोड कर रहे होंगे। और एविडेंस है ना, माइंड बॉगलिंग एविडेंस है और अनडिनायबल भी। आइए देखते हैं। 40 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने कुछ रेडिकल किया। उन्होंने 2500 बच्चों के केसेस इन्वेस्टिगेट किए जो पास्ट लाइफ मेमोरीज क्लेम कर रहे थे। स्टीवनसन का मेथड था उस बच्चे का इंटरव्यू करना और हर एक स्पेसिफिक क्लेम डॉक्यूमेंट करना, फिर उस क्लेम को वेरीफाई करना, उस डिसीज्ड पर्सन को ढूंढना जिसका वो बच्चा होने का क्लेम कर रहा था, बर्थ रिकॉर्ड चेक करना, डेथ सर्टिफिकेट चेक करना, फैमिली से बात करना, टेस्टिमनीज लेना। जब डिटेल्स मैच हो गई, नेम्स, एड्रेसेस, मैनर ऑफ डेथ, फैमिली रिलेशनशिप्स, तो उन्होंने उसे डॉक्यूमेंट किया। जब नहीं मैच हुई तब भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड किया, सिर्फ एक बिलीफ के बेसिस पे कुछ क्लेम नहीं किया। डॉक्टर जिम टकर ने उनका ये काम कंटिन्यू किया। सेम मेथड, सेम स्टैंडर्ड्स। केस आते रहे जो क्लेम कर रहे थे ये पूर्ण जन्म है या री इनकारनेशन है। एविडेंस मिलता रहा कि एक कॉस्मिक वेल ऑफ सोल्स एग्जिस्ट करता है और पैटर्न बनता रहा। अब मैं तुम्हें ऐसे 3 केसेस बताऊंगा जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है और काफी लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, जहां विटनेसेस हैं, रिकॉर्ड्स है और एविडेंस है जो पूर्ण जन्म को प्रूव करता है। 1930 में दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अपनी दूसरी लाइफ के बारे में बात करना शुरू करती है अपने पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होके पहले तो इसे इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि बच्चों की तो विविड इमेजिनेशन होती है, लेकिन शांति रुकती नहीं है। वो अपने पिछले लाइफ के घर के बारे में डिस्क्राइब करती है। मथुरा में, एक ऐसा शहर जो दिल्ली से 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी पे है और जहां वो कभी गई भी नहीं। वो अपने पुराने लाइफ के हस्बैंड का नाम बताती है, केदारनाथ चौबे। अपने बच्चों का नाम बताती है, अपने घर का लेआउट डिस्क्राइब करती है, अपने पुराने जन्म के घर की दीवारों का कलर डिस्क्राइब करती है, वहां पे कुएं की लोकेशन को बताती है। वो अपने पेरेंट्स को उस घर में एक स्पेसिफिक जगह पे छुपे हुए पैसों के बारे में और सोने के सिक्कों के बारे में बताती। उसके पेरेंट्स मथुरा कांटेक्ट करते हैं। केदारनाथ चौबे एग्जिस्ट करता है। उसकी वाइफ 9 साल पहले चाइल्ड बर्थ में मर गई थी, एग्जैक्टली जब शांति ने बोला था कि वो मरी थी। बच्चों का नाम जो शांति ने बताया वो वेरीफाई होता है, घर का डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट मैच है। शांति के पेरेंट्स केदारनाथ को दिल्ली ले आते हैं शांति को बिना बताए, और शांति उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसे उसके घर के नाम से बुलाती है जो सिर्फ केदारनाथ की मृत पत्नी को पता था, एक नाम जो किसी को भी नहीं पता था। उसके पेरेंट्स शांति को मथुरा ले जाते हैं। शांति बिना किसी गाइडेंस के स्ट्रीट्स को नेविगेट करती है, सीधा अपने घर तक चली जाती है, अंदर जाती है और जो जो वो उस घर में चेंजेस हुए उसकी डेथ के बाद उन्हें डिस्क्राइब करती है। वो छुपे हुए पैसे भी ढूंढ लेती है और दिखाती है, और वो उसी एग्जैक्ट जगह पे है जहाँ पे शांति ने बताया था। इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाती है 15 लोगों की, लॉयर, पॉलिटिशियन, स्कॉलर्स। उनका यूनानिमस कंक्लूजन क्या था कि ये जेन्युइन केस ऑफ री इनकारनेशन है। एविडेंस जो मिला है शांति देवी से उसको एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका ही नहीं है। अब दूसरे केस पे चलते हैं। अमेरिका में लुजियाना, साल 2000। 4 साल का जेम्स लेरेंजर बहुत खतरनाक सपने देखना शुरू करता है। हर रात प्लेन जल रहा है, पायलट निकल नहीं पा रहा। उसके पेरेंट्स सोचते हैं ये सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। फिर जेम्स ड्राइंग करना शुरू करता है, पागलों जैसे, प्लेन्स की फोटो, डिटेल फोटो, ऐसी टेक्निकल एक्यूरेसी जो एक बच्चे को नहीं पता हो सकता। जेम्स कहता है कि मेरा प्लेन जापानीज ने गिरा दिया था आइवो जिमा पे। वो 4 साल का है। वो कहता है मैं कॉर्सेयर में उड़ा था एक बोट से, बोट का नाम था नाटोमा। वो कहता है मैं जेम्स हस्टन हूँ, ना कि जेम्स लेरेंजर। उसके पिता सोचते हैं ये इम्पॉसिबल है। वो फिर भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूएसएस नाटोमा बे एक रियल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो वर्ल्ड वॉर 2 में पैसिफिक थिएटर में चला था। वो वेटरन्स के एसोसिएशन जो लड़ाई लड़े थे उस टाइम पे, उनसे कांटेक्ट करते हैं। उनको पता लगता है कि जेम्स हस्टन एक रियल पायलट है जो एक्चुअली आइवो जिमा पे शॉट डाउन हो गया, उसका प्लेन गिर गया था एग्जैक्टली 3 मार्च 1945 को। एग्जैक्ट लोकेशन जो जेम्स ने डिस्क्राइब, जो उस बच्चे ने डिस्क्राइब की, एग्जैक्ट प्लेन जो जेम्स ने बताया वो चला रहा था, वही प्लेन शॉट डाउन हुआ था और कैरियर का नाम भी मैच करता था। अब उसके पिता जेम्स लेरेंजर को नाटोमा बे वेटरन रीयूनियन पे ले जाते हैं।
वो 4 साल का है, वो उन लोगों के पास जाता है जिनसे वो कभी मिला नहीं और सबको नाम से आइडेंटिफाई करता है, उन इंसिडेंट्स को रिकॉल करता है जो सिर्फ उन पायलट्स को याद हो सकते हैं, एविएशन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो 4 साल के बच्चे को नहीं आ सकते। सारे जो उस युद्ध में लड़े हैं सब एकदम हैरान है, स्टंड है। उनमें से एक कहता है इसको ऐसी ऐसी बातें पता है जो हमने किसी को भी नहीं बताई, ऐसी चीजें जो कॉकपिट में हुई, वहां रेडी रूम्स में हुई, चीजें जो सिर्फ हमें याद है। 21 स्पेसिफिक डिटेल वेरीफाई होती है जिसे वो बच्चा जेम्स रेंजर बताता है और उसकी स्टोरी को कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता। साल 2004, ओक्लाहोमा, अमेरिका। 4 साल का रायन एक पुरानी मूवी में एक आदमी को देखता है। वो स्क्रीन की तरफ पॉइंट करके कहता है, मम्मा वो मैं हूँ। हफ्तों तक रायन अपनी दूसरी जिंदगी के बारे में बात करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, जो हॉलीवुड में थी, किसी फेमस एक्टर की तरह नहीं। मार्टी मार्टिन जो रायन क्लेम कर रहा था वो पिछले जन्म में था, वो एक टैलेंट एजेंट था। उसकी बताई हुई 55 डिटेल उस लाइफ के बारे में मैच करती है। एजेंसी जहाँ वो काम करता था, स्ट्रीट एड्रेस जहाँ वो रहता था, उसकी 5 शादियां, उसकी बहनें, उसकी डेथ जो ब्रेन हैमरेज से हुई। रायन की माँ ने उससे पूछा कि कैसे तुमको ये पता है, और रायन ने फिर से कहा, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वही हूँ। ये पैटर्न अक्रॉस कल्चर होल्ड करता है, अक्रॉस देश, अक्रॉस कॉन्टिनेंट, 100 सालों से, हजारों सालों से। बच्चों के पास ऐसे ऐसे बर्थ मार्क हैं जो पिछली जिंदगी के फेटल वुंड से मैच करते हैं, उस वुंड से जिससे वो मरे पिछली लाइफ में। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म करती है कि एग्जैक्ट डेथ वुंड्स की लोकेशन पे टिश्यू एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, स्टैब मार्क्स, बुलेट एंट्री पॉइंट, बर्थ डिफेक्ट, जो ट्रोमैटिक इंजरीज से करस्पॉन्ड करती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका जो ये एक्सेस है आकाश फील्ड से वो कम हो जाता है। 7 साल की एज तक ज्यादातर मेमोरीज कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि ग्रोइंग ब्रेन, बढ़ती हुई ब्रेन, जो भी डाउनलोड हो रहा है आकाश फील्ड से उसको ओवरराइड कर देता है, नए न्यूरल पाथवे बनाता है। लोकल प्रोसेसिंग, जो लोकल सोच होती है, जो वो अब इस जिंदगी में देख रहा है, सीख रहा है, वो पुरानी मेमोरीज को टेक ओवर कर लेती है। जैसे एक कंप्यूटर बूटअप होता है और क्लाउड फाइल्स का एक्सेस खो देता है, वैसे ही उसका लोकल दिमाग एक्टिवेट होता है और आकाश फील्ड्स कनेक्शन खो देता है। बच्चे ये मेमोरीज क्रिएट नहीं कर रहे, वो उन्हें एक्सेस कर रहे हैं उन अकाउंट से जिनमें वो पहले से ही लॉग्ड इन थे, उन लाइफ से जो उन्होंने प्रीवियस सेशन में जी है। वो पास को इमेजिन नहीं कर रहे, वो उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि आकाशिक फील्ड में उनकी प्रीवियस लाइफ्स अभी भी वहां है, अभी भी स्टोर्ड है, अभी भी एक्सेसिबल है। जब तक न्यू ब्रेन फुल्ली फॉर्म नहीं हो जाती और कनेक्शन फेड नहीं हो जाता, तब तक वो मेमोरीज उनके पास रहेंगी और उन सालों तक वो उसे याद रखते हैं। बच्चे अपनी पिछली जिंदगियों को ग्रेजुअली एक्सेस करते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेस इंस्टेंटली होता है, वायलेंटली और ट्रॉमा के थ्रू, और ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहता। इसे एक्वायर्ड सवांत सिंड्रोम कहते हैं। ब्रेन इंजरी जो सडन जीनियस क्रिएट कर देती है। डेवलपमेंट नहीं है ये एक इंस्टेंट डाउनलोड है, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है। आओ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सितंबर 2002 में टकोमा वॉशिंगटन में जेसन पैजेट जो 31 साल के थे, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक कैरियोके बार से बाहर निकलता है। 2 आदमी उस पर अटैक करते हैं, बुरी तरह मारते हैं, सर पे बार बार मारते हैं, उसे ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है। वो हॉस्पिटल में होश में आता है, सब कुछ उसे अलग दिख रहा है, गलत दिख रहा है। नहीं, गलत नहीं, ज्योमेट्रिक, मैथमेटिकल, एकदम परफेक्ट। जेसन रियलिटी को फ्रैक्टल्स की तरह देख रहा है, इक्वेशन की तरह देख रहा है। हर पानी की स्ट्रीम मैथमेटिकल स्पाइरल्स में बह रही है, हर ट्री ब्रांच प्रिसाइज ज्योमेट्रिक रेशियो फॉलो कर रहा है। लाइट जो आ रही है उस कमरे में, वो क्वांटम पैटर्न्स में रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। पूरी यूनिवर्स अपना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रिवील कर रही है। उसने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं, हाई स्कूल में अलजेब्रा में वो बेरली पास हुआ, वो कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो मैथमेटिकल इक्वेशन देख के, वो ज्योमेट्रिक फिगर देख के वो ड्राइंग करना शुरू करता है, कॉम्प्लेक्स प्रूफ बनाना शुरू करता है, क्वांटम फिजिक्स विजुअलाइजेशन की इक्वेशन देखना शुरू करता है, पाई में, फ्रैक्टल्स में, प्लैंक लेंथ के हैंड ऑन रिप्रेजेंटेशन करता है। फिजिसिस्ट उसकी वर्किंग एग्जामिन करते हैं, एकदम हैरान है वो। उसकी ड्राइंग्स एक्यूरेटली हाई लेवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट कर रही है। थियरीज जो उसे कभी सिखाई नहीं गई, इक्वेशंस जो उसने कभी देखी नहीं, जेसन ने सब कुछ लिख डाला। उसे जेसन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कैसे हुआ, उसे बस ये सब दिख रहा है हर जगह, हर वक्त। ये ऐसा है जैसे उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है जो कहीं और से आ रही है। ब्रेन में इंजरी से जेसन ने मैथमेटिक्स नहीं सीखी, ब्रेन एक रिसीवर है और इंजरी से उसका वो रिसीवर चेंज हो गया। ब्रेन का एक एंटीना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया जहां मैथमेटिकल ट्रुथ पहले से ही आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा था। जेसन कुछ भी कंप्यूट नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है, परसीव कर रहा है और इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहा है, जो हमेशा से ही वो कॉस्मिक क्लाउड में थी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अक्टूबर 2006 में सू फॉल, साउथ डकोटा, अमेरिका में डेरेक अमाटो जो 40 साल का है, हट्टा कट्टा, कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है उसे, वो एक फ्रेंड की पार्टी में स्विमिंग पूल में डाइव करता है, अपना सर पीट लेता है जमीन पे और
बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उसे बड़ी तेजी से। जब वो होश में आता है तो उसे म्यूजिक की साउंड सुनाई दे रही है, आसपास उसके म्यूजिक बज रहा है। उसके मन में उसको कॉम्पोजिशन दिख रही हैं जो उसने कभी नहीं सीखी। वो डर के मारे अपने फ्रेंड के घर जाता है, एक पियानो पे बैठता है जो उसने कभी नहीं बजाया। उसके हाथ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं और ऐसे ऐसे ट्यून बजाते हैं जो कोई बेसिक ट्यून नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यून हैं। घंटे गुजर जाते हैं, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, ना ही वो अपने आप को रोकना चाहता है। आज की तारीख में डेरेक अमाटो कॉन्सर्ट लेवल पे परफॉर्म करता है। वो इंट्रिकेट पीसेस कंपोज करता है और आज तक वो म्यूजिक पढ़ नहीं सकता, उसको सब दिमाग में दिखाई देता है। वो म्यूजिक थियरी नहीं समझता, लेकिन उसको म्यूजिक बनाना आता है क्योंकि म्यूजिक उसके मन में दिखना बंद नहीं होता। वो म्यूजिक को एक्सेस कर रहा है, जैसे किसी ने एक दरवाजा खोल दिया जो हमेशा से वहां था पर लॉक था। ब्रेन इंजरी ने उसे म्यूजिकल एबिलिटी दी, उसे क्रिएट नहीं किया, उसे एक्सेस करना सिखाया। ये म्यूजिक एक्सीडेंट से पहले कहाँ था? उस आकाशिक फील्ड में, बस वेट कर रहा था। हर कॉम्पोजिशन जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, वो उस कॉस्मिक फील्ड में है, एग्जिस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है कि कोई उसे आके एक्सेस करे। हेड ट्रॉमा ने डेरेक को बस वो एबिलिटी दे दी जिससे वो उस म्यूजिक को एक्सेस कर सके। तीसरा एग्जाम्पल, अगस्त 1979 वर्जीनिया में 10 साल का ऑर्लैंडो सेरिल बेसबॉल खेल रहा है। बॉल उसके सर पे आके लगती है बहुत जोर से लेफ्ट साइड पे। वो गिर जाता है पर बेहोश नहीं होता, उठता है और खेलता रहता है। हॉस्पिटल नहीं गया वो, उसको ठीक लग रहा था। लेकिन उस एग्जैक्ट मोमेंट से ऑर्लैंडो सेरिल को परफेक्ट कैलेंडर मेमोरी मिल जाती है। उसको कोई भी डेट बोलो अगस्त 17 1979 के बाद, वो तुम्हें इंस्टेंटली डे ऑफ द वीक बता देगा, उस दिन का वेदर क्या था, उसने क्या किया था, क्या पहना था, क्या खाया था। ये सब याद नहीं रखा उसने, ना प्रैक्टिस किया, ये सब वो एक्सेस कर पा रहा है आकाशिक फील्ड से। ब्रेन इंजरी ने उसे ये एबिलिटी नहीं दी याद रखने की, उसने एक्सेस करना सीख लिया। ऐसा कि जैसे एक रिसीवर स्विच ऑन कर दिया उसने जो हमेशा केपेबल था लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ था। क्या आप पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? ट्रॉमा नॉलेज क्रिएट नहीं करता, कोई ब्रेन इंजरी नॉलेज क्रिएट नहीं करती, वो बस उसकी ट्यूनिंग बदल देती है जिससे वो नॉलेज एक्सेस कर पा रहा है। कोई एबिलिटीज फुल्ली फॉर्म्ड अपीयर होती है, डेवलपिंग नहीं हो रही है, डाउनलोड हो रही है। कोई लर्निंग कर्व नहीं है, कोई टाइम नहीं लग रहा, इमीडिएटली एक्सेस कर पा रहे हो, इमीडिएट एक्सपर्टीज है। ब्रेन स्कैन्स ऑल्टर्ड न्यूरल एक्टिविटी दिखाते हैं लेकिन कोई नए न्यूरल पाथ्स नहीं दिखाते, कोई नए स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाते। कनेक्टिविटी चेंज हो गई है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ब्रेन काम कर रही है। जैसे एक रेडियो सडनली उन स्टेशन को पिकअप कर रहा है जिन्हें वो पहले रीच नहीं कर सकता था। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च ये कंफर्म करती है कि ब्रेन एक रिसीवर है। आत्मा, जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट नहीं होती, वो न्यूरॉन्स के थ्रू एक्सेस होती है। एक्वायर्ड सवान सिंड्रोम के ये लोग एक्सेप्शनल नहीं है, ये एनॉर्मलीज हैं इनके साथ जो हुई हैं, एक्सीडेंट हैं जिनने इन्हें ये एबिलिटी दी है कि वो कॉस्मिक सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। सैटेलाइट डिश की तरह एक एंगल पे उनका दिमाग नॉक हो गया है या टर्न हो गया है जिससे वो एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया है जो वो एक्सेस कर पा रहे हैं, जहां से वो नॉलेज डाउनलोड कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सीखी नहीं, कभी सोची नहीं, जो हमेशा से ही वही थी। जो ऐसे स्किल सीख पा रहे हैं जो फील्ड में एक्सेस करते थे, ऐसी नॉलेज गेन कर पा रहे हैं जो उस कॉस्मिक क्लाउड में एग्जिस्ट करती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री में पैदा हुए हर एक इंसान ने अपलोड की है जिसने कभी भी एक एबिलिटी को मास्टर किया है। जो मैथ जैसन देखता है वो हर मैथमेटिशियन में एग्जिस्ट करती थी जो कभी जिया था। जो म्यूजिक डायरेक्ट सुनता है वो हर कंपोजर में एग्जिस्ट करती थी जिसने कभी म्यूजिक क्रिएट किया था। जो मेमोरी सिस्टम ऑर्लैंडो एक्सेस करता है वो हर माइंड में एग्जिस्ट करती थी जिसने कभी डेटा रिकॉर्ड किया था। उनके ब्रेन ने ये एबिलिटी जनरेट नहीं की, उनके ब्रेन ने उन्हें एक्सेस करना सीख लिया। आकाशिक फील्ड में सब कुछ है, हर स्किल, हर नॉलेज, हर मास्टरी। हम में से ज्यादातर वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं ढूंढ पाते। हमारे एंटीनास डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ट्यून्ड है, लोकल प्रोसेसिंग ही कर पाते हैं, हमें क्लाउड एक्सेस नहीं मिलती। लेकिन ट्रॉमा या मेडिटेशन, जैसे हम देखेंगे आगे, ट्यूनिंग चेंज कर सकती है और जब ऐसा होता है तो जीनियस क्रिएट होता है। जहां साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली ये आकाशिक फील्ड डिस्कवर किया ब्रेन ट्रॉमा के थ्रू जिनको हेड इंजरीज हुई थी, या फिर ऐसे बच्चों के थ्रू जिन्होंने री इनकार्नेशन की स्टोरीज बताई, जो हमारे पूर्वज, हमारे योगी ऋषि थे, उनके पास इसको एक्सेस करने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल थी 5000 साल से। पतंजलि के योग सूत्रों में कई सिद्धि डिस्क्राइब की गई हैं। वो ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं जो परफेक्टेड मेडिटेशन से इमर्ज होती हैं। उनमें 3 सिद्धियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली एक कॉस्मिक ड्रोन का एग्जिस्टेंस प्रूव करती हैं। वो है प्रतिभा, जो एक स्पॉन्टेनियस कंप्लीट नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। बस अपने मन को फोकस करो जिस चीज को तुम जानना चाहते हो उस पे, और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है। दूसरी सिद्धि है पूर्व जाति ज्ञान, सारी पास्ट लाइफ की मेमोरी, हर उस अकाउंट का एक्सेस जिसमें तुम कभी लॉग्ड इन थे, हर लाइफ जो तुमने जी है अभी भी वो फील्ड में स्टोर्ड है। और तीसरी सिद्धि है परचित्त ज्ञान, दूसरों के माइंड का नॉलेज, दूसरों की थॉट्स पढ़ना, दूसरे लोगों का अकाउंट्स एक्सेस करना, 2 नोड्स के बीच में, 2 आत्माओं के बीच में कनेक्शन ढूंढना। ये उस आकाशिक
फील्ड को, उस कॉस्मिक क्लाउड को एक्सेस करने के प्रोटोकॉल है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस करने के लिए। और इसे एक्सेस करने का मेथड संयम कहलाता है, जो 3 स्टेजेस में होता है। धारणा, परफेक्ट कंसंट्रेशन, अपनी पूरी अवेयरनेस एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल कंप्लीट अटेंशन। ध्याना, सस्टेन्ड फ्लो, तुम्हारी अवेयरनेस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाती है, तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे, तुम उसके साथ फ्लो कर रहे हो। और समाधि, कंप्लीट यूनियन, तुम और तुम्हारी वो सोच जो तुम चाहते हो एक साथ मर्ज हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तुम उस चीज के बारे में जानते नहीं, ना ही जानना चाहते हो, तुम वो चीज बन जाते हो। फुल बैंडविड्थ कनेक्शन, कंप्लीट डाउनलोड। ये है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉस्मिक क्लाउड के लॉगिन प्रोटोकॉल। और ये काम करता है, ये डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है और विटनेस्ड है। स्वामी विवेकानंद ने इंटेंस मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू फोटोग्राफिक मेमोरी एक्टिवेट की। वो एक बार जो किताब पढ़ लेते थे, सालों बाद उसे परफेक्टली रिसाइट कर सकते थे। इंस्टेंट नॉलेज एक्विजिशन। उनकी पूरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे हजारों विटनेस हैं जिन्होंने उनकी ये एबिलिटी देखी है और डॉक्यूमेंट की है। ये कोई स्पेशल जेनेटिक्स नहीं था, उनकी ये ट्रेन्ड एक्सेस थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इतने प्रोफाउंड थे कि उन्होंने उनकी आत्मा को परमानेंटली ऑल्टर कर दिया था। मल्टीपल लोगों ने ये विटनेस किया था, बाहर के लोगों ने भी विटनेस किया था, उसे डॉक्यूमेंट किया था कि श्री रामकृष्ण ऐसी समाधि स्टेट में एंटर कर जाते थे जहां वो अपनी एजुकेशन जो उन्होंने सीखी सिखाई थी इस जन्म में, उसके विपरीत, उसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते थे। एक टेम्पल प्रीस्ट जिसके पास एक मिनिमम फॉर्मल स्कूलिंग थी, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पा रहा था जो उसने कभी पढ़े भी नहीं? उनको ये नॉलेज कहाँ से आई? श्री रामकृष्ण ने ये क्लियरली कहा था कि वो एक कॉस्मिक लाइब्रेरी एक्सेस कर रहे थे। मॉडर्न योगीज जो आज के योगी हैं अभी भी ये एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेडिटेशन मास्टर्स को डॉक्यूमेंट किया है जो अनयूजुअल कैपेबिलिटीज डिस्प्ले करते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड्स तक बिना खाए पिए रहते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी फंक्शंस पे ड्रामेटिक कंट्रोल है। ऐसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस उन्होंने नॉर्मल मीन से एक्वायर नहीं किया हो सकता। वो सुपर नेचुरल नहीं है, बल्कि सुपर प्रैक्टिस्ड है, डिसिप्लिन्ड है। अब तुम टिबेटियन में बुद्धिस्ट तुल्कु सिस्टम ही देख लो, वो भी एक डायरेक्ट प्रूफ है। जब एक लामा अपने बुढ़ापे में होता है, ट्वाइलाइट ईयर्स में होता है, तो उनका रीइंकार्नेटेड फॉर्म सर्च किया जाता है टेस्टिंग से। वो यूजुअली एक छोटा बच्चा होता है, कभी कभी सिर्फ 2 या 3 साल का, जो पिछले आए हुए जितने भी लामा थे उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई करता है। ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने कभी देखे नहीं है, उस बच्चे ने कभी देखे नहीं है, वो लोगों के नाम बताता है जिनसे वो पुराने लामा मिलते थे या जानते थे, पर वो बच्चा कभी मिला नहीं है। वो बच्चा ऐसी ऐसी जगहों को डिस्क्राइब करता है जहां वो कभी गया नहीं है। जो करंट दलाई लामा है, उन्होंने 2 साल की उम्र में जो 13वें दलाई लामा थे उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया। उन्हें पता था कि वो 13वें दलाई लामा की वॉकिंग स्टिक कौन सी है, कौन सी प्रेयर बीट्स उनकी है, कौन सा ड्रम उनका है। पश्चिमी स्कॉलर ने इन रिकॉग्निशन सेरेमनीज को विटनेस किया है, डॉक्यूमेंट किया है। जो बच्चे थे जिन्हें टेस्ट किया जाता था, उनके आइडेंटिफिकेशन को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से वेरीफाई किया है। ये बच्चे गैस नहीं कर रहे, वो उस कॉस्मिक क्लाउड में प्रीवियस अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। वो अभी भी लॉक्ड इन है, अभी भी फील्ड में एक्टिव है। ऋषियों में और जो एक्वायर्ड सवान सिंड्रोम है, जिनके साथ हेड ट्रॉमा होता है, उनमें क्या फर्क है? उनमें ये फर्क है कि मेडिटेशन कोई चमत्कार नहीं है, एकदम से हो जाने वाली घटना नहीं है। इसको 10,000 घंटे ट्रेनिंग लगती है। 10,000 घंटे आप जब ध्यान लगा के बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, तब आप ये एक्सेस ले पाओगे। हमारे पूर्वज ये बात समझ गए थे, जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब जाके डिस्कवर कर रहा है, कि हमारा दिमाग आत्मा नहीं क्रिएट करता, वो आत्मा को रिसीव करता है। मेडिटेशन करना एक रिलैक्सेशन करना नहीं है, ये हमारे दिमाग को ट्यून करना है, अपने एंटीना को एडजस्ट करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है और आकाशिक फील्ड तक बैंडविड्थ को ओपन करना है। हमारे ऋषि अंधेरे में भटकते हुए मिस्टिक्स नहीं थे, वो इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी टेरिटरी मैप की, उन्होंने रिपीटेबल प्रोटोकॉल बनाए, स्टेप्स बनाए, उन्होंने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस छोड़े हमारे लिए। 5,000 साल से वो हमें बता रहे हैं कि कॉस्मिक क्लाउड एग्जिस्ट करता है। उन्होंने हमें लॉगिन करने का तरीका बताया और सब कुछ एक्सेस करने का तरीका बताया। और जब ये फिरंगों ने नहीं माना, जब साइंस ने डिनाई कर दिया, जब मटेरियलिज्म इंसिस्ट करती रही कि कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग में है, बाहर कुछ नहीं है, तब भी हमारे योगी, हमारे ऋषि ये प्रैक्टिस करते रहे, आकाशिक क्लाउड एक्सेस करते रहे और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते रहे, क्योंकि उन्हें ये सच पता था कि आकाशिक फील्ड सत्य है, रियल है और मेडिटेशन का मेथड काम करता है। हर वो एबिलिटी जो सवांस ने एक्सीडेंटली डिस्कवर की, करोड़ों सालों से योगी उन्हें कॉन्शियसली कल्टीवेट कर रहे हैं। किस्मत से नहीं, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से। आत्माओं का इंटरनेट हमेशा से एक्सेसिबल रहा है, बस तुम्हें लॉग इन करना सीखना है। बच्चे पिछले जन्म की मेमोरी के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो सवांत हैं वो एक्सीडेंटल ट्रॉमा से करते हैं
और योगीज आकाशिक क्लाउड को सालों सालों की प्रैक्टिस से एक्सेस करते हैं। लेकिन एक चौथा रास्ता भी है, मृत्यु खुद। क्या होता है जब रिसीवर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है? रिसीवर मतलब ब्रेन। मटीरियलिस्ट न्यूरोसाइंस ये कहती है कि कुछ भी नहीं होता, कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, गेम ओवर, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हजारों लोग इसके विपरीत रिपोर्ट करते हैं, इसका ऑपोजिट रिपोर्ट करते हैं। डच कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पिम वैन लॉमेल ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टडी किया। उन्होंने ऐसे पेशेंट स्टडी किए जिनके दिल रुक गए थे, जिनकी ब्रेन एक्टिविटी फ्लैटलाइन हो गई थी, जो हर मेडिकल मेजर से क्लिनिकली डेड थे, और फिर भी उन्होंने प्रोफाउंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए। जो मर के वापस जिए वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो अपनी बॉडीज के ऊपर फ्लोट कर रहे थे, डॉक्टर्स को काम करते हुए देख रहे थे, उनकी कॉन्वर्सेशन सुन पा रहे थे। वो ऐसी डिटेल्स आया करते हैं जो उनके अनकॉन्शियस होते हुए उन्हें नहीं पता होनी चाहिए। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस उन इवेंट्स की जो 4-5 रूम्स दूर हो रही थी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताते हैं, वो यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस करने की बात करते हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कभी सीखी नहीं, अंडरस्टैंडिंग जो उनकी एजुकेशन से बियॉन्ड है। हजारों केसेस में यही कॉमन थीम है, सब कुछ एक्सेसिबल हो जाता है, जैसे एक सिंगल डिवाइस से लिमिटेड होने के बाद मेन सर्वर में लॉग इन कर लिया। नवंबर 2008 में डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, जो एक न्यूरोसर्जन और ब्रेन स्पेशलिस्ट थे, उनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से उनके ब्रेन पे अटैक हुआ। ई कॉली उनके नियोकॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वह 7 दिन कोमा में थे। मेडिकल स्कैन्स कंफर्म करते हैं कि वो कोमा में थे और कोई कॉर्टिकल एक्टिविटी नहीं थी। उनकी अपनी न्यूरोसाइंस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका हार्डवेयर, उनका दिमाग ही ऑफलाइन था। लेकिन उनकी पूरी लाइफ की सबसे विविड कॉन्शियसनेस उन्होंने उस 7 दिनों में एक्सपीरियंस की। वो ऐसे ऐसे रेल्म्स डिस्क्राइब करते हैं जो फिजिकल रियलिटी से बियॉन्ड है। उनको ऐसी इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिला और ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट का एक्सेस मिला जो उनकी मेडिकल ट्रेनिंग से बियॉन्ड था। उनके दिमाग में पूरी तरह से नॉलेज डाउनलोड हो रही थी। और इस पेशेंट की, इस एग्जाम्पल की यूनिक वैल्यू ये है कि ये खुद ही एक न्यूरोसर्जन है, उन्हें साइंस पता है। वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि जो ये मॉडल है कि दिमाग कॉन्शियसनेस बनाता है, कि हमारी आत्मा दिमाग में रहती है, वो मॉडल, वो थियोरी क्यों फेल हो जाती है। उनका कॉर्टेक्स, जहां से सारी थॉट्स शुरू होती हैं, जहां से सारी अवेयरनेस जनरेट होती है, इस मॉडल के हिसाब से वो उस बैक्टीरिया ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर भी इनकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो गई, इनका दिमाग टूट गया था, लेकिन किसी तरह से इनका जो सिग्नल है आकाशिक फील्ड से, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये 2006 का है, अनीता मुरजानी का। इनको था टर्मिनल कैंसर, सारे ऑर्गन फेल हो रहे थे और मृत्यु कुछ ही दूर थी। सारी फैमिली गैदर हुई थी और डॉक्टर्स ने भी गिव अप कर दिया था। अनीता कोमा में चली गई और सारे टेस्ट यही बता रहे थे कि वो मर रही हैं। लेकिन उनके कोमा में उन्होंने, जो उनको डिजीज थी, जो उनको कैंसर था, उसकी कंप्लीट नॉलेज मिली। क्या कारण से ये डिजीज हुई, ये कैंसर हुआ और उसे कैसे हील करना है, और इनके फैमिली मेंबर्स क्या आपस में बात कर रहे हैं, वो सारी कन्वर्सेशन इन्होंने सुनी जब वो कोमा में थी। अनीता कोमा में सब कुछ समझ गई। आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा से बॉडी का सेपरेशन का ये इल्यूजन क्या होती है, और कॉस्मिक फील्ड, जो आकाशिक फील्ड है, उसकी रियलिटी क्या है। जब वो कोमा से उभरी तो हफ्तों में उनका कैंसर डिसअपीयर हो गया, सारे ट्यूमर चले गए, ऑर्गन्स रीजनरेट हो गए। डॉक्टर्स ने इस बात को इम्पॉसिबल कहा, लेकिन बात यह है कि वो लकी नहीं थी। जब वो कोमा में थी तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली उस आकाशिक फील्ड से, उस कॉस्मिक फील्ड से। जैसे जैसे उनका फिजिकल फॉर्म, उनकी बॉडी फेल हो रही थी, उनका एक्सेस आकाशिक फील्ड से स्ट्रांग हो रहा था। अलग अलग कल्चर्स में सालों से ये पैटर्न दिख रहा है। मरते हुए लोग अपनी पूरी लाइफ देख पाते हैं अपने सामने, हर मोमेंट, हर एक्शन, हर कॉन्सिक्वेंस, सिक्वेंशियली नहीं, एक साथ, जैसे एक कंप्लीट डेटाबेस एक्सेस हो रहा हो। मल्टीपल लोग सेम विजन विटनेस कर सकते हैं किसी के डेथ के दौरान। इसको बोलते हैं शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंसेस। वो आकाशिक फील्ड का एक ही पार्ट साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं। अल्जाइमर पेशेंट्स जो होते हैं, मृत्यु से पहले जब वो डेथ बेड पे होते हैं, तो मिनटों पहले उनकी सारी बीमारी चली जाती है, उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसा जैसे अपने जो उनका अकाउंट है आकाशिक फील्ड में, उसको एक लास्ट टाइम रिकनेक्ट कर रहे हो। और मरते हुए लोग यूजुअली अपने डेथ बेड पे मरे हुए डिसीज रिलेटिव्स को देख पा रहे होते हैं। अक्सर ऐसे रिलेटिव्स जिनके बारे में उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो उनके बारे में आकाशिक फील्ड से कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी ने हजारों ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन ने भी सालों तक, दशकों तक ऐसे केसेस को स्टडी किया है। उन दोनों की रिसर्च रिग्रेस है और ये पैटर्न अनडिनाइबल है। जैसे जैसे बॉडी फेल होती है, आकाशिक फील्ड का एक्सेस बढ़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि ब्रेन ज्यादा कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए क्योंकि
ब्रेन जो फिल्टर करता है वो कनेक्शन उसे रोक रहा है। हमारी ब्रेन की लिमिटेशन जैसे जैसे गिर रही है, हमारा ब्रेन जो रिसीवर है वैसे वैसे हमारी बैंडविड्थ एक्सपैंड हो रही है उस कॉस्मिक क्लाउड को एक्सेस करने की। हमारे ऋषि और योगी ये जानते थे। उन्होंने मृत्यु को महासमाधि कहा, ग्रेट यूनियन, एक अंत नहीं, एक रिटर्न। इंडिविजुअल नोड नेटवर्क के साथ वापस मर्ज हो रहे थे, फुल एक्सेस रिस्टोर हो रहा था। हर नियर डेथ एक्सपीरियंस सेम रियलाइजेशन डिस्क्राइब करती है, तुम अपनी बॉडी नहीं हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तुम एक इनफाइनाइट फील्ड में अवेयरनेस का एक पॉइंट हो। और जब बॉडी अपना होल्ड रिलीज कर देती है तुम्हारे कॉन्शियसनेस से, जब रिसीवर सिग्नल को लिमिट करना बंद कर देता है, तो तुम डिसअपियर नहीं हो जाते, तुम एक्सपैंड हो जाते हो। तुम याद कर पाते हो जो तुमने भूला है, तुम सब कुछ एक्सेस करते हो जो हमेशा से तुम थे और जो तुम हमेशा रहोगे। हर लाइफ जो तुमने जी है, हर कनेक्शन जो तुमने बनाया है, हर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आकाशिक फील्ड में अपलोडेड है। मृत्यु कॉन्शियसनेस का एंड नहीं है, तुम्हारे जीवन का एंड नहीं है। मृत्यु उन फोर्सेस को अनफिल्टर कर देता है जिन्होंने तुम्हें क्रिएट किया है। आत्माओं के इंटरनेट पे कंप्लीट एक्सेस दे देता है तुम्हें। और ये फैक्ट है कि लोग क्लिनिकल डेथ से वापस आके इस इंफॉर्मेशन को देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। ये एक अनडिनाइबल ट्रूथ प्रूफ करता है कि हमारी आत्मा हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती। इंफॉर्मेशन जो हमारे बारे में है, हमारी इंडिविजुअल मेमोरी हमारे से बियॉन्ड में एग्जिस्ट करती है। आकाशिक फील्ड सच में एग्जिस्ट करता है और हम इसे सिर्फ मृत्यु में नहीं बल्कि लाइफ में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मृत्यु ये दरवाजा खोल देती है, हमारे रिसीवर को कमजोर करके हमें अनफिल्टर्ड एक्सेस देती है, तो मेडिटेशन इस कनेक्शन का लॉक पिक करना सिखाती है हमें। और मजे की बात यह है कि हजारों लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं आकाशिक फील्ड से। अगर हम नियर डेथ के दौरान फील्ड एक्सेस कर पाते हैं तो लाइफ में क्यों नहीं, डिस्टेंस के अक्रॉस क्यों नहीं, दो माइंड्स के बीच में क्यों नहीं। रियलिटी ये है कि हम ये कर सकते हैं और हमारे पास ये प्रूफ भी है। 1995 में CIA ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए। वो 20 साल तक रिमोट व्यूइंग रिसर्च कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट 20 साल तक सीक्रेटली रिमोट व्यूइंग रिसर्च कर रही थी, एक ऐसी एबिलिटी जिससे तुम किसी और के मन में या कहीं और कोसों दूर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओ बिना अपनी फिजिकल सेंसेस यूज किए। ये एक $20 मिलियन 2 दशक चलाया गया प्रोग्राम था जो पेंटागन रन कर रहा था। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिजिसिस्ट रसल टाग और हैल पुथॉफ ने हजारों ट्रायल्स कंडक्ट किए। प्रोटोकॉल रिगरस था। एक व्यूअर को एक लोकेशन पे आइसोलेट किया जाता जबकि एक टारगेट किलोमीटर दूर एग्जिस्ट करता था, कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर। व्यूअर डिस्क्राइब करता था कि उसे क्या परसीव हो रहा है, फिर इन्वेस्टिगेटर एक्यूरेसी को एक्चुअल टारगेट से वेरीफाई करते थे। रिजल्ट्स हमेशा परफेक्ट नहीं थे लेकिन वो स्टैटिस्टिकली अनडिनाइबल थे। चांस से बहुत बियॉन्ड, लक से बहुत बियॉन्ड। व्यूअर्स ने एक्यूरेटली ऐसी ऐसी बिल्डिंग डिस्क्राइब की जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था। ऐसे इवेंट्स डिस्क्राइब किए जो रियल टाइम में हो रहे थे, कोसों दूर हो रहे थे, और डिटेल्स जो कोई भी नॉर्मल मीन से एक्सेसिबल नहीं थी उनको। पेंटागन ने 20 साल तक साइकिक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस गैदर की, क्योंकि चाहे वो मेन स्ट्रीम साइंस हो, ये साइकिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग काम कर रही थी। इसकी इम्प्लीकेशन स्टैगरिंग है। अगर इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के रिगार्डलेस एक्सेस की जा सकती है तो इंफॉर्मेशन फिजिकल लोकेशन में स्टोर नहीं है, वो एक ऐसे फील्ड में एक्सेस करती है जो हर जगह है। इस आकाशिक फील्ड की एक्सेस की कहानी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रूफ शायद एक 9 साल की बच्ची में मिला है जो शारजा में रहती है। नंदना उन्नीकृष्णन एक ऑटिस्टिक बच्ची है जिसकी सवांत एबिलिटी इतनी रेयर है कि डॉक्टर डैरल ट्रेफर्ट जो वर्ल्ड के लीडिंग सवांत रिसर्चर हैं, उन्होंने अपने इतने सालों में जो एक्सपेरिमेंट किए आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। नंदना अपनी माँ का मन, उनके ख्याल पढ़ सकती है। नंदना की माँ संध्या ने पहली बार नंदना की ये कला उनको पढ़ाते टाइम नोटिस की थी। इससे पहले कि संध्या सवाल पूछती, नंदना क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। वो संध्या के थॉट्स पे रिएक्ट कर रही थी जो संध्या ने बोले भी नहीं थे। पहले संध्या ने एज्यूम किया कि ये कोइंसिडेंस है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में कभी कभी ऐसा पैटर्न नोटिस किया जाता है या डेवलप हो जाता है जो थोड़ा अनकैनी सा, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये पैटर्न बहुत कंसिस्टेंट था, बहुत प्रिसाइज था। एक मीडिया पब्लिकेशन खलीज टाइम्स ने नंदना की ये एबिलिटी को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने नंदना को एक्सटेंसिवली टेस्ट किया। संध्या को एक रिटर्न नंबर दिया जाता था, वो उसे ग्लांस करती और रूम से चली जाती।
नंदना जो रूम में ही रह जाती थी, कीबोर्ड पे कंप्यूटर पे एग्जैक्ट नंबर टाइप कर देती। ये बार बार हुआ, विटनेस के सामने हुआ। उन विटनेसेस में एक स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट भी था जिन्होंने इस फिनोमिनन को डॉक्यूमेंट किया। डॉक्टर फिलिप जॉन, जो बायोलॉजिकल साइकेट्री सेक्शन ऑफ द इंडियन साइकेट्री सोसाइटी के चेयरमैन थे, नंदना के केस को एग्जामिन किया। उन्होंने कहा कि नंदना की एबिलिटी ज्यादातर सवांस की एबिलिटी से अलग है, क्योंकि नंदना अपनी खुद की मेमोरी एक्सेस नहीं कर रही, ये अपनी माँ की मेमोरी एक्सेस कर रही है, किसी और की। इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन दोनों माँ बेटी के बीच में बिना किसी फिजिकल मीडियम या कम्युनिकेशन के बिना हो रहा है। डॉक्टर ट्रेफर्ड खुद फैमिली से मिले और उनके दशकों की रिसर्च में सिर्फ 1% सवांस को पैरानॉर्मल एबिलिटी होती है, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट टेलीपैथी, मन पढ़ना डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था। नंदना अपनी खुद की मेमोरीज या अपने खुद के माइंड को एक्सेस नहीं कर रही, वो किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर रही हैं, अपने माँ की कॉन्शियसनेस में रियल टाइम में डेटा पढ़ रही हैं। ये फिनोमेना बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, विटनेस्ड है और वेरीफाइड है। आत्माओं का इंटरनेट बिल्कुल वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे हमारे वेदों में और ग्रंथों में लिखा गया है। परंतु ये आकाशिक फील्ड सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच एक्सेस नहीं होता, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी रिस्पॉन्ड करता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट ये प्रूव करता है कि एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है जो दुनिया की सारी आत्माओं को कनेक्ट करता है। प्रिंसटन की स्टडी की फाइंडिंग सारे मेजर ग्लोबल इवेंट्स के दौरान कंसिस्टेंट है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, टेररिस्ट अटैक हो या रॉयल वेडिंग्स हो। जब भी ह्यूमैनिटी की अटेंशन एक सिंगल चीज पे कन्वर्ज होती है, रियलिटी चेंज हो जाती है, केओस में ऑर्डर आ जाता है। बिलियन लोगों की माइंड जब यूनाइट होती है तो रैंडमनेस में कोहेरेंस आ जाता है। इस स्टडी के इम्प्लीकेशन प्रोफाउंड है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आकाशिक फील्ड को इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस कर सकती है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आकाशिक फील्ड को चेंज कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। जब हम एकजुट होकर साथ में फोकस करते हैं तो हम रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। रिमोट व्यूइंग ने यह प्रूव किया कि इंफॉर्मेशन स्पेस को ट्रांसेंड करती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ने यह प्रूव किया कि कॉन्शियसनेस बॉडी को ट्रांसेंड करती है। नंदना यह प्रूव करती है कि माइंड डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हैं। ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट प्रिंसटन का यह प्रूव करता है कि कलेक्टिव अवेयरनेस फिजिकल सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। हर एक्सपेरिमेंट, हर केस, हर डेटा पॉइंट एक ही कंक्लूजन पे कन्वर्ज होता है। कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल ब्रेन से क्रिएट नहीं होती, ये एक फील्ड फिनोमिनन है, नॉन लोकल, इंटरकनेक्टेड, एक्सेसिबल। आकाशिक फील्ड एक रियलिटी है जो एक्सेप्ट होने का वेट कर रही है। एविडेंस ओवरवेलमिंग है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि हमारा साइंस क्या कहता है, हमारी फिजिक्स क्या कहती है इस बारे में। बायोलॉजी क्वांटम इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सकती है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है एक्सेस करने का। अब टाइम है इसके पीछे के साइंस को डिस्कवर करने का। एविडेंस ओवरवेलमिंग है। छोटे बच्चे पास्ट लाइफ याद करते हैं, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी के बाद लोग इंस्टेंट एबिलिटीज डाउनलोड करते हैं, योगीज यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस करते हैं, मरते हुए लोग एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस रिपोर्ट करते हैं, माइंड्स डिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट हो पाती हैं। लेकिन कैसे, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, एक बायोलॉजिकल ब्रेन ऐसे इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सकती है जो उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। 300 साल से वेस्टर्न साइंस का एक ही आंसर है, ब्रेन कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, न्यूरॉन्स फायरिंग थॉट्स क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में एक फेटल फ्लॉ है, इससे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्रॉब्लम ये है, साइंस एक्सप्लेन कर सकती है न्यूरॉन्स कैसे फायर होते हैं, केमिकल्स कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन रीजन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये सब कुछ फील क्यों होता है। तुम कुछ भी होने का एक्सपीरियंस क्यों कर पाते हो। तुम कोई कलर देख के, लाल देखो या नीला देखो, अलग अलग कलर देख के तुम अलग क्यों फील करते हो। 300 साल से हमने कॉन्शियसनेस को न्यूरॉन्स फायरिंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर आज भी हम ये नहीं समझा सकते कि हमें कुछ भी फील क्यों होता है। फिजिकल प्रोसेसेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बीच का गैप कंप्लीटली अनएक्सप्लेन्ड है। तो दुनिया के कुछ लीडिंग फिजिसिस्ट ने कुछ रेडिकल प्रपोज किया। क्या हो अगर हमने इसे उल्टा समझा है, क्या हो अगर कॉन्शियसनेस मैटर से नहीं आती परंतु मैटर आत्मा से आता है। सर रॉजर पेनरोज ने नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में ब्लैक होल्स और नेचर ऑफ रियलिटी पे ग्राउंड ब्रेकिंग काम करने के लिए। उन्होंने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉफ के साथ पार्टनर करके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रपोज किया। तुम्हारे ब्रेन सेल्स के अंदर टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें माइक्रो ट्यूबुल्स कहते हैं। रेगुलर माइक्रोस्कोप से देखे जाने से भी छोटे हैं वो, और उस स्केल पे फिजिक्स के लॉज चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे क्वांटम फिजिक्स टेक ओवर कर लेती है। क्वांटम फिजिक्स स्ट्रेंज है। क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स दो जगह एक साथ रह सकते हैं, वो किसी भी डिस्टेंस के अक्रॉस इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऐसे बिहेव करती है जो हमें एवरीडे स्केल पे इम्पॉसिबल लगता है। पेनरोज और हेमरॉफ ने प्रपोज किया कि तुम्हारे ब्रेन में ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्वांटम लेवल पे ऑपरेट करते हैं और उस लेवल पे वो कुछ फंडामेंटल एक्सेस कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन का एक ऐसा फील्ड जो सारी रियलिटी का बेस है, एक फाउंडेशन है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे ब्रेन से क्रिएट नहीं होती, तुम्हारा ब्रेन उस कॉन्शियसनेस में ट्यून इन करता है जो पहले से एग्जिस्ट करती है।
जैसे एक रेडियो सिग्नल रिसीव करता है। उनका रिसर्च पीयर रिव्यूड है, पब्लिश्ड है, स्टडीड है और ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो तुमने अभी तक देखा है। ब्रेन डैमेज कॉन्शियसनेस को चेंज क्यों करता है? मरते हुए लोग एक्सपैंडेड अवेयरनेस क्यों रिपोर्ट करते हैं जब उनका ब्रेन शट डाउन रहता है? ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों एक्सेस की जा सकती है जो कभी इंडिविजुअल न्यूरॉन्स में स्टोर्ड ही नहीं थी, जो हमने बेसिकली कभी सीखा ही नहीं था। ब्रेन सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का, वो एक रिसीवर है। यहाँ एक और पीस ऑफ एविडेंस है कि आकाशिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने क्वांटम इंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा है क्योंकि ये एकदम इम्पॉसिबल है समझना, लेकिन इसे हजारों बार प्रूव किया जा चुका है। अब ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। जब दो पार्टिकल एंटेंगल्ड हो जाते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं चाहे उनकी दूरी आप कितनी भी बढ़ा लो। एक पार्टिकल को चेंज करो तो दूसरा इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। ये प्रूव करता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटेंगल्ड है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, इंफॉर्मेशन स्पेस को ट्रांसेंड करती है। अगर पार्टिकल्स ये कर सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन क्वांटम सिस्टम्स में नॉन लोकली एग्जिस्ट कर सकती है, तो आत्माएं क्यों नहीं? हर लाइफ, हर थॉट, हर एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन एक ऐसे फील्ड में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती जो इंडिविजुअल ब्रेन्स को ट्रांसेंड करती है? क्वांटम फिजिक्स सिर्फ आकाशिक फील्ड को प्रूव नहीं करती, वो प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा एग्जिस्ट होना ही चाहिए। फिर आते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल पे। दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट में से कुछ नोबेल लॉरिएट्स इनमें इंक्लूडेड हैं। उन्होंने प्रपोज किया है कि यूनिवर्स एक होलोग्राम की तरह काम करता है। एक होलोग्राम में एक पीस, एक पार्ट ऑफ द होलोग्राम उसका पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। एक होलोग्राफिक इमेज को फ्रैगमेंट में तोड़ दो तो हर फ्रैगमेंट में पूरी इमेज स्टोर होती है, जैसे कोई स्नोफ्लेक हो। इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर नहीं होती, वो हर जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर यूनिवर्स इस तरह से ऑपरेट करता है तो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक प्लेसेस या ब्रेन स्पेसिफिक ब्रेन में लॉग नहीं है, वो पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे हर जगह। और हमारा ब्रेन, हमारा रिसीवर, हर एक पार्ट वो इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल वही है जो हमारे पूर्वज ऋषियों ने डिस्क्राइब किया है। हर आत्मा में ब्राह्मण है, हर आत्मा में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हर पार्ट में होल के बारे में इंफॉर्मेशन है। मॉडर्न फिजिक्स और एंशिएंट विजडम अलग अलग दिशाओं से एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, लेकिन तुम्हारा फिजिकल बॉडी इस क्वांटम फील्ड को कैसे एक्सेस कर सकता है? अपनी बायोलॉजी के थ्रू। हजारों साल से हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने एक चीज की तरफ पॉइंट किया है, पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई जिसे कहते हैं, आत्मा की सीट। चाहे वो एंशिएंट इंडियंस हो, इजिप्शियंस हो, ग्रीक्स हो, सबने इस टाइनी ग्लैंड को आइडेंटिफाई किया है जो तुम्हारे दिमाग के सेंटर में होता है, एक हायर कॉन्शियसनेस का गेटवे। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया। पीनियल ग्लैंड एक पावरफुल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसे डीएमटी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल ड्रामेटिकली कॉन्शियसनेस ऑल्टर कर देता है। लोग जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं वही चीजें रिपोर्ट करते हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में होती है, वही चीजें जो डीप मेडिटेशन में होती है, एक्सपैंडेड अवेयरनेस, नॉर्मल परसेप्शन से बियॉन्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस, कुछ बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल चीज से कनेक्शन। पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल एंटीना हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो क्वांटम इंफॉर्मेशन को फील्ड से कॉन्शियस एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट करने देता है। तुम्हारा डीएनए भी एक रोल प्ले कर सकता है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। रशियन साइंटिस्ट पीटर गरिएव ने कुछ डिस्कवर किया जिससे डीएनए इफेक्ट कहते हैं। डीएनए को एक लोकेशन से रिमूव करने के बाद भी वो उस स्पेस में लाइट पैटर्न्स को अफेक्ट करता रहता है, जैसे इंफॉर्मेशन फिजिकल मॉलिक्यूल से बियॉन्ड प्रोसेस करती है। डीएनए सिर्फ बॉडी का ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता, वो तुम्हारे एंटीना सिस्टम का पार्ट है, आकाशिक फील्ड में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे जो ट्यून्ड है। और यहाँ आती है मेमोरी को डिस्कवर करने की बात। कार्ल लैशली नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने 30 साल सर्च करने में लगाया कि मेमोरी ब्रेन में कहाँ स्टोर होती है। उन्होंने चूहों को मेज में रन करवाया, फिर सिस्टमैटिकली उनके ब्रेन, चूहों की ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे वो मेमोरी इरेज करने की कोशिश करते थे, परंतु वो फेल हो गए पूरी तरह। चाहे उन्होंने कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय किए, मेमोरीज परसिस्ट कर रही थी। चूहों को मेज सॉल्व करना आ गया था। चूहों की मेमोरी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर नहीं थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी एक होलोग्राफिक मेमोरी की तरह। मेमोरी तुम्हारे न्यूरॉन में नहीं रहती, तुम्हारे न्यूरॉन्स उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं जो आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है। इसलिए छोटे बच्चे पास्ट लाइव्स याद कर सकते हैं, इसलिए हेड ट्रॉमा पेशेंट्स इंस्टेंटली एबिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए योगी यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं, और इसीलिए मरते हुए लोग एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस रिपोर्ट करते हैं। वो नई इंफॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर रहे, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती है, इंफॉर्मेशन जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है आकाशिक फील्ड में। आकाशिक फील्ड क्वांटम फिजिक्स है, एक बायोलॉजी है। ये वो मिसिंग पीस है जो बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन करता है, जो बाकी सब चीजों की सेंस बनाता है। आत्मा फंडामेंटल है, मैटर, हमारी बॉडी इससे इमर्ज होती है।
तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता, वो उसमें ट्यून इन करता है, उसे फिल्टर करता है, उसे लिमिट करता है, बस उतना जितना तुम्हारी फिजिकल फॉर्म ले पाए। लेकिन फुल सिग्नल हमेशा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कॉस्मिक क्लाउड हमेशा एक्सेसिबल है, आत्माओं का इंटरनेट हमेशा ऑनलाइन है और तुम हमेशा उससे कनेक्टेड हो, बस तुम भूल गए हो कि लॉग इन कैसे करना है। और अब साइंस एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि तुम कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हो और वो कनेक्शन कैसे काम करता है। अगर कॉस्मिक फील्ड सब कुछ रिकॉर्ड करता है तो वो हमारे सारे एक्शंस भी रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब जो हमें बचपन से सिखाया गया है, कर्मा कोई मिस्टिकल पनिशमेंट नहीं है, ये एक डेटा है। हर एक्शन जो तुम करते हो, हर थॉट जो तुम सोचते हो, हर इंटेंशन जो तुम होल्ड करते हो, सब कुछ सेव हो जाता है, अपलोड हो जाता है, परमानेंटली तुम्हारे अकाउंट में स्टोर हो जाता है। ये सब कुछ चेंज कर देता है जो भी हम कर्मा के बारे में जानते हैं, जो भी हम कर्मा के बारे में समझते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग कर्मा को एक कॉस्मिक रिवेंज की तरह ट्रीट करती है। तुम बुरा करो तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम अच्छा करो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं एक्चुअली ये डिस्क्राइब नहीं करते। कर्मा कॉज एंड इफेक्ट है जो जन्मों जन्मों से प्ले हो रहा है। ये एक अक्यूमुलेटेड डेटा है हर उस लाइफ का जो हमने जी है। पैटर्न्स, टेंडेंसीज, अट्रैक्शन और ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है जो हम आज की जिंदगी में जी रहे हैं। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। खुद सोच के देखो, तुम कुछ सर्टेन लोगों की तरफ नेचुरली ड्रॉन क्यों हो? तुम कुछ स्किल्स इजीली क्यों सीख जाते हो जबकि दूसरे इम्पॉसिबल फील होते हैं? ऐसी क्यों चीजें हैं जिससे तुम डर जाते हो, जैसे तुम्हें हमेशा से ही उनसे डर लगता हो? कुछ रिलेशनशिप्स तुम्हारे ऐसे क्यों फील होते हैं जैसे तुम वो इंसान को जन्मों जन्मों से जानते हो? क्योंकि तुम अपना कार्मिक डेटा एक्सेस कर रहे हो। पिछले जन्मों के पैटर्न्स अभी भी तुम्हारे आकाशिक फील्ड के अकाउंट में एक्टिव हैं। कॉस्मिक फील्ड ये याद रखता है और वो मेमोरी तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए शांति देवी जैसे बच्चे पास्ट लाइफ को इतनी विविडली याद रख पाते हैं। उनका कार्मिक डेटा अभी भी फ्रेश है, अभी भी इजीली एक्सेसिबल है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी अब की जिंदगी उनके ब्रेन में मेमोरीज को टेक ओवर करती है, पुराने पैटर्न्स बरी हो जाते हैं, लेकिन वो डिसअपीयर नहीं होते। वो अभी भी आकाशिक फील्ड में हैं, उन चॉइसेस और उन टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो हम कॉन्शियसली समझ नहीं पाते। अब आते हैं एक रेवोल्यूशनरी पार्ट पे। अगर कर्मा कॉस्मिक क्लाउड में स्टोर्ड है तो तुम इसे एक्सेस कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकते हो। तुम अपने कर्मा को चेंज कर सकते हो। जो लोग अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिग्रेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं वो अक्सर सडन हीलिंग रिपोर्ट करते हैं। उनके सारे डर गायब हो जाते हैं, सारे क्रॉनिक पेन ठीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप पैटर्न उनको समझ आ जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना कार्मिक कोड समझ लिया, उन्होंने अपना प्रोग्राम डिबग कर लिया। वेदों में इसे संस्कार क्लियरेंस कहा गया है। संस्कार कार्मिक इंप्रेशंस हैं, जैसे ग्रूव्स जो सेंचुरी तक पानी बहने से स्टोन में बन जाते हैं, डीप पैटर्न्स जो शेप करते हैं कि तुम कैसे सोचते हो, क्या फील करते हो और कैसे एक्ट करते हो बिना तुम्हारे रियलाइजेशन के। लेकिन तुम्हें हर कॉन्शियसनेस ब्लाइंडली जीने की जरूरत नहीं है। तुम कॉन्शियसली डेटा एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, समझ सकते हो तुम किसी तरह से रिएक्ट क्यों करते हो, और एक बार तुम समझ गए तो तुम डिफरेंटली चूज कर सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। यही चीज आकाशिक फील्ड को इतना पावरफुल बनाती है। तुम अपने कर्मा के विक्टिम नहीं हो, तुम अपने अकाउंट के एडमिनिस्ट्रेटर हो। तुम कोड पढ़ सकते हो, तुम उसे रीराइट कर सकते हो। और ये सिर्फ तुम्हारा इंडिविजुअल कर्मा नहीं है, तुम कलेक्टिव कर्मा भी एक्सेस कर सकते हो। तुम्हारे परिवार का कर्मा, तुम्हारे देश का कर्मा, तुम्हारे पूरी जाति का कर्मा। कुछ ट्रॉमा फैमिलीज में क्यों चलते हैं? देश सदियों से कॉन्फ्लिक्ट के पैटर्न्स क्यों रिपीट करते रहते हैं? क्योंकि आकाशिक फील्ड कलेक्टिव डेटा भी स्टोर करता है। कॉन्शियसनेस के ग्रुप्स शेयर्ड पैटर्न्स क्रिएट करते हैं जो सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी उनसे कनेक्टेड है। ये जनरेशनल ट्रॉमा एक्सप्लेन करता है जिससे मॉडर्न साइकोलॉजी स्ट्रगल करती है। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चे ऐसी एंजाइटी क्यों कैरी करते हैं जो उन्होंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं की? स्लेवरी के डिसेंडेंट्स ऐसे पेन क्यों कैरी करते हैं जो उनकी पर्सनल हिस्ट्री से नहीं है? वह कलेक्टिव कार्मिक डेटा एक्सेस कर रहे हैं। उनके कॉन्शियसनेस नोड्स एक शेयर्ड डेटाबेस को एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बिल्कुल इंडिविजुअल कर्मा की तरह कलेक्टिव कर्मा को भी हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है। जब तुम फील्ड को कॉन्शियसली एक्सेस करते हो और अपने पैटर्न्स के थ्रू काम करते हो तो तुम सिर्फ खुद को हील नहीं कर रहे, तुम कलेक्टिव डेटा भी हील कर रहे हो, पैटर्न्स क्लियर कर रहे हो उन सब के लिए जो उस कार्मिक स्ट्रीम से कनेक्टेड है। अगर तुम पास्ट कर्मा पढ़ सकते हो तो तुम फ्यूचर कर्मा को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हर मोमेंट जो तुम क्रिएट कर रहे हो, हर एक्शन, हर थॉट, हर चॉइस आकाशिक फील्ड में एक एंट्री है। तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जी रहे,
तुम ऐसे डेटा अपलोड कर रहे हो जो इटर्नली परसिस्ट करेगा, हमेशा रहेगा। आकाशिक फील्ड में जो डेटा स्टोर्ड है वो हमारा कॉन्शियस इंटेंशन भी क्रिएट करता है। ये विजुअल थिंकिंग नहीं है बल्कि ये क्वांटम फिजिक्स है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक डायरेक्शन चूज करती है और प्रोबेबिलिटी को रियलिटी में कोलैप्स कर देती है। हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे, उन्होंने इसे संकल्प कहा, कॉन्शियस इंटेंशन। जब तुम डीप मेडिटेशन को क्लियर इंटेंशन के साथ कंबाइन करते हो तो तुम सिर्फ कुछ होने की होप नहीं कर रहे, तुम आकाशिक फील्ड को उस लेवल पे एक्सेस कर रहे हो जहां तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो और जो तुम इन्फ्लुएंस करोगे वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए योगीज कर्म योगा के बारे में बात करते हैं, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। जब तुम कॉन्शियसली एक्ट करते हो ये समझते हुए कि हर एक्शन कार्मिक डेटा क्रिएट करता है, तो तुम ज्यादा केयरफुल एक्ट करते हो, ज्यादा डिलिबरेट एक्ट करते हो। तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम कॉन्शियसली अपने जीवन को प्रोग्राम कर रहे हो। आकाशिक फील्ड सब कुछ याद रखता है, हर काइंडनेस, हर क्रूएल्टी, हर मोमेंट ऑफ अवेयरनेस, हर मोमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, सब कुछ सेव्ड है, सब कुछ एक्सेसिबल है तुम्हारे लिए और हर उस आत्मा के लिए जो उस आकाशिक फील्ड से कनेक्टेड है। तुम सिर्फ अपना फ्यूचर क्रिएट नहीं कर रहे, तुम ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो जो हमेशा रहेगी आकाशिक फील्ड में तुम्हारे अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन ये नहीं है कि कर्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं, एविडेंस प्रूव करता है कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि तुम आकाशिक फील्ड में क्या अपलोड कर रहे हो, कौन से पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में क्या होगा जब तुम इस लाइफ से लॉगआउट कर लोगे, और ये तुम्हारे आगे वाले लाइफ को भी इफेक्ट करने वाला है। कर्मा रियल है, ये इन्फॉर्मेशन थियरी है और तुम्हारे पास दोनों रीड और राइट परमिशन है, तो इसे ध्यान से यूज करना। अगर आकाशिक फील्ड पास्ट स्टोर करता है तो फ्यूचर का क्या तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो जो अभी नहीं हुई है? हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी आंसर है हाँ, आकाशिक फील्ड फ्यूचर स्टोर करता है। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि टाइम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक डायरेक्शन में एक नदी की तरह फ्लो नहीं करता, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन ने इसे ब्लॉक यूनिवर्स कहा। हर मोमेंट जो कभी था या कभी होगा वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बस स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। अगर ये सच है और फिजिक्स तो यही कहती है, तो फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अभी नहीं हुई है। ये ऐसा कुछ है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन तुमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे एक मूवी जो पहले से ही फिल्म हो चुकी है, तुम इसे मोमेंट बाय मोमेंट अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो लेकिन एंडिंग पहले से ही एग्जिस्ट करती है। आकाशिक फील्ड सिर्फ वो स्टोर नहीं करता जो हुआ, वो ये भी कंटेन करता है कि जो होगा, या ज्यादा एक्यूरेटली जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। फ्यूचर फिक्स नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि रियलिटी सुपर पोजिशन में एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है जब तक ऑब्जर्वेशन उन्हें एक आउटकम में कोलैप्स नहीं कर देता। आकाशिक फील्ड में सारे पॉसिबल आउटकम हैं प्रोबेबिलिटी से वेटेड। कुछ फ्यूचर्स करंट ट्रैजेक्टरी के बेस पे हाईली लाइकली हैं, दूसरे पॉसिबल हैं, लेकिन मैनिफेस्ट होने के लिए सिग्निफिकेंट चेंजेस चाहिए। जब तुम फील्ड को एक्सेस करते हो तो तुम एक प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर नहीं देख रहे, तुम करंट पैटर्न्स के बेसिस पे प्रोबेबल फ्यूचर्स देख रहे हो। यही हमारे ऋषि ने डिस्क्राइब किया था कि हमारा फ्यूचर लिखा गया है पर वो कांस्टेंट नहीं है। एडगर केस, एक स्लीपिंग प्रॉफिट, ने अपने ट्रांस स्टेट्स में 14,000 से ज्यादा रीडिंग्स दी हैं, मेडिकल डायग्नोसिस दी हैं उन्होंने लोगों की जिनसे वो कभी मिले भी नहीं, और वो सारी डायग्नोसिस एकदम एक्यूरेट हैं। उन्होंने दशकों आगे की इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया है जो अगेन एक्यूरेट निकले। उन्होंने वेग प्रोफेसी नहीं की, उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है जो चेक हो सकती थी। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आ रही थी? केस ने कहा वो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे थे, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे जो पहले से ही उस फील्ड में एग्जिस्ट करती थी, पास्ट, प्रेजेंट और प्रोबेबल फ्यूचर्स। नॉस्ट्राडामस ने 500 साल पहले प्रोफेसीज लिखी जिन पे लोग आज भी डिबेट करते हैं। उनकी कुछ प्रोफेसीज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी, पर कैसे? क्योंकि उन्होंने आकाशिक फील्ड में प्रोबेबल टाइमलाइंस को एक्सेस किया। लेकिन तुम्हें वो फील्ड एक्सेस करने के लिए कोई फेमस ज्योतिषी या प्रॉफिट बनने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न रिसर्च दिखाती है कि हम जैसे ऑर्डिनरी लोग भी प्री कॉग्निशन या भविष्यवाणी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डैरल बेम ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक कर दिया। लोगों ने स्टिमुलाई मिलने से पहले ही स्टिमुलाई पे रिएक्ट किया। उन लोगों को रैंडम इमेजेस दिखाई जानी थी जिनके ऊपर उनको रिएक्ट करना था, पर उस एक्सपेरिमेंट में उनके रिस्पॉन्सेज इमेज दिखाए जाने से पहले ही हो रहे थे। उनकी बॉडी फ्यूचर का रिस्पॉन्ड कर रही थी और ये एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट किया जा चुका है।
इसे प्री सेंटिमेंट कहते हैं। तुम्हारी बॉडी जानती है कि क्या आ रहा है तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से पहले, क्योंकि किसी लेवल पर तुम पहले से ही उस इंफॉर्मेशन को आकाशिक फील्ड से एक्सेस कर रहे हो। एथलीट्स इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, सर्जन्स इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। वो खुद को परफेक्टली परफॉर्म करते देख लेते हैं इससे पहले कि वो एक्चुअली वो चीज परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से उनके सक्सेस रेट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो प्रोबेबल फ्यूचर एक्सेस कर रहे हैं जहां वो ऑलरेडी सक्सीड कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन पुल कर रहे हैं उन टाइमलाइन से जहां परफेक्ट परफॉर्मेंस पहले से ही एग्जिस्ट करती है, फिर उस प्रोबेबिलिटी को अपनी प्रेजेंट रियलिटी में कोलैप्स कर रहे हैं फोकस्ड इंटेंशन और प्रैक्टिस के थ्रू। आकाशिक फील्ड में तुम्हारी हर पॉसिबल वर्जन है, हर स्किल जो तुमने मास्टर किया है, हर गोल जो तुम अचीव कर सकते हो, हर टाइमलाइन जहां तुमने अलग अलग चॉइसेस ली हैं। जब तुम फील्ड को डीप मेडिटेशन या फोकस विजुअलाइजेशन के थ्रू एक्सेस करते हो तो तुम इमेजिन नहीं कर रहे, तुम अपने खुद के फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में ट्यून इन कर रहे हो और उन पॉसिबिलिटीज को ऑब्जर्व करने का एक्ट कर रहे हो, उन पे फोकस कर रहे हो और उन्हें अपने फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम प्रोबेबल फ्यूचर्स देख सकते हो तो तुम उनके बीच भी चूज कर सकते हो। योगी ये पूरी तरह समझते थे, वो अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन पे मेडिटेट करते, कॉस्मिक फील्ड में उनके प्रोबेबल आउटकम्स को देखते और फिर कॉन्शियसली जो आउटकम होना चाहिए था उसे चूज करते और उसको मैनिफेस्ट करते। इसलिए उन्होंने एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स को त्रिकला ज्ञानी कहा, मतलब 3 समय के जानने वाले, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम देख सकते हो करंट पैटर्न्स कहाँ लीड कर रहे हैं और तुम अब पैटर्न चेंज करना चूज कर सकते हो, एक डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को रियलिटी में कोलैप्स कर सकते हो, यानी तुम अपना भविष्य लिख सकते हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है, वो हर समय चेंज हो रहा है, हर समय प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। तुम्हारा हर एक एक्शन तुम्हारे फ्यूचर को रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तुम्हारा एग्जैक्ट फ्यूचर कहाँ नहीं गया है, पर तुम अपने फ्यूचर को को क्रिएट कर सकते हो। आकाशिक फील्ड तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखाता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बीच चूज करती है और तुम्हारे एक्शंस उस प्रोबेबिलिटी को एक्सपीरियंस में कोलैप्स करते हैं। यही है तुम्हारे फ्यूचर को चेंज करने का तरीका। अपने करंट ट्रैजेक्टरी के प्रोबेबल आउटकम्स देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है वो कहाँ लीड कर रहे हैं तो एक डिफरेंट टाइमलाइन एक्सेस करो, वो टाइमलाइन जहां तुम्हें डिफरेंट चॉइसेस दी जाए या दिखे, एक जहां डिफरेंट आउटकम्स प्रोबेबल हो। फिर उस टाइमलाइन से एक्ट करो, वो चॉइसेस करो जो तुम्हारा वो वर्जन दिखाती है और प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होते देखो। तुम्हारा फ्यूचर पहले से ही आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल फ्यूचर्स, और वो सब फ्यूचर्स पॉसिबल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सी टाइमलाइन चूज करोगे, तुम कौन सा भविष्य चूज करोगे। और वो चॉइस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में से कॉन्शियस सिलेक्शन अल्टीमेट फ्रीडम है, वो पावर जो ऋषियों ने हजारों साल तक कल्टीवेट की है। वो पावर सिर्फ फ्यूचर पढ़ने की नहीं है बल्कि उसे लिखने की है। हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ भी सीखने के लिए टाइम लगता है, कोई भी स्किल मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे ऐसा बोला जाता है, एक्सपर्टीज अचीव करने के लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है, और ज्ञान का एक स्लो अक्यूमुलेशन होता है जो ग्रेजुअली हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को बिल्ड करता है और हम उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। लेकिन अब तक जो भी हमने देखा वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। 4 साल के बच्चे मोजार्ट जैसे पियानो प्ले करना सीख जाते हैं, हेड ट्रॉमा के पेशेंट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस इंस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं, जेसन पैजेट इक्वेशंस अपने आसपास हर जगह देख रहे हैं, डेरेक अमाटो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं और कॉन्सर्ट लेवल पे पियानो प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने कभी भी सीखी नहीं। इनमें से किसी ने भी 10,000 घंटे स्पेंड नहीं किए। इनका ये स्किल जो इन्होंने प्राप्त किया वो ग्रेजुअली बिल्ड नहीं हुआ, ये एकदम फुल्ली फॉर्म्ड उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, इंस्टेंटली अपीयर हुआ है और बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि वो लर्न नहीं कर रहे थे, वो एक्सेस कर रहे थे। एविडेंस ये दिखाता है कि हर स्किल जो कभी किसी भी इंसान ने सीखा है या मास्टर किया है वो आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। हर एक लैंग्वेज जो कभी भी इस पृथ्वी पे बोली गई है, हर एक इक्वेशन जो कभी भी सॉल्व हुई है, हर एक गाना जो कभी भी कंपोज हुआ है, हर एक टेक्निक जो कभी भी परफेक्ट हुई है, सब कुछ आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। आकाशिक फील्ड एक अल्टीमेट लाइब्रेरी है, इनफाइनाइट लाइब्रेरी है, और तुम्हारे पास उस लाइब्रेरी का कार्ड है। मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन इतिहास के सबसे जाने माने एक मैथमेटिशियन है जिनका केस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो इंडिया में गरीबी में बड़े हुए, बिल्कुल भी उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतने एडवांस मैथमेटिकल थ्योरम्स प्रोड्यूस किए कि ट्रेन्ड मैथमेटिशियंस को उन्हें वेरीफाई करने में दशकों लग गए। कुछ तो आज भी प्रूव हो रहे हैं 100 साल बाद। रामानुजन के पास ये नॉलेज कहाँ से आई? कहाँ से आई उनके पास वो इक्वेशंस? रामानुजन ने कहा है कि ये इक्वेशंस वो सपने में देखते थे। उन्होंने एक देवी नामागिरी का नाम लिया है जो उन्हें फॉर्मूला दिखाती थी एक फ्लोइंग ब्लड की स्क्रीन पे। उस फॉर्मूला को देख के रामानुजन उठ जाते और उसे लिख लेते। आज के मैथमेटिशियन जब उनका वर्क एग्जामिन करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जो मेथड्स रामानुजन ने यूज किए थे
वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। मैथमेटिक्स के अलग अलग एरियाज के बीच जो कनेक्शन उन्होंने बनाए वो ऐसे किसी इंसान के लिए बनाना इम्पॉसिबल है जिसके पास मैथमेटिक्स की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। रामानुजन मैथमेटिक्स इन्वेंट नहीं कर रहे थे, वो उसे डाउनलोड कर रहे थे आकाशिक फील्ड से, जहां सारी मैथमेटिकल सच्चाइयां पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए ट्रेडिशनल एजुकेशन इतनी इनएफिशिएंट है। हम लर्निंग को स्क्रैच से कुछ बिल्ड करने की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिक से शुरू करो, स्लोली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करो, रेपिटेशन करो और न्यूरल पाथवेज बिल्ड करो ताकि तुम्हें वो याद रहे। लेकिन हेड ट्रॉमा पेशेंट्स ये प्रूव करते हैं कि नॉलेज एक्सेस करना एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता। तुम्हें पाथवेज बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपने रिसीवर को सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन पहले से ही एग्जिस्ट करती है, स्किल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। हर मास्टर पियानिस्ट जो कभी जिया है, हर मैथमेटिकल जीनियस जिसने कभी कुछ कैलकुलेट किया है, हर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जिसने कभी किसी लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, अपना एक्सपर्टीज आकाशिक फील्ड में छोड़ गया है। वो सब अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि स्किल कैसे क्रिएट करनी है, क्वेश्चन ये है कि उसे यूज कैसे करना है, क्वेश्चन ये है कि उसे एक्सेस कैसे करना है। और आंसर 3 प्रूवन मेथड में है जो स्लो एक्यूमुलेशन मॉडल को कंप्लीटली बाईपास करते हैं। पहला है संयम, पतंजलि जी की टेक्निक जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। डीप कंसंट्रेशन, जिस चीज को तुम जानना चाहते हो उस पे। सस्टेन्ड मेडिटेशन, जो सब्जेक्ट के साथ तुम मर्ज होना चाहते हो उस पे। फिर समाधि, जहां तुम चीज के बारे में नहीं सीखते, तुम वो चीज बन जाते हो। ये होता है कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफर। योगियों ने ये डॉक्यूमेंट किया है कि इस टेक्निक के थ्रू रात भर में तुम पूरी लैंग्वेज सीख सकते हो, अपनी एजुकेशन से काफी बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो, ऐसे स्किल्स एक्वायर कर सकते हो जो नॉर्मली एक्वायर करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज बिल्ड नहीं हो रही, वो तुम उस फील्ड से डाउनलोड कर रहे हो जहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दूसरा तरीका है ड्रीम इंक्यूबेशन, अपनी आत्मा को प्रोग्राम करना सोते दौरान स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। रामानुजन ने ये नेचुरली किया, लेकिन इसे ट्रेन भी किया जा सकता है। सोने से पहले तुम अपना क्वेश्चन क्लियरली अपने दिमाग पे पोस्ट कर लो, सोच लो उसको अच्छे से कि तुम क्या जानना चाहते हो, कौन सी स्किल एक्सेस करना चाहते हो। तुम उस इंटेंशन को होल्ड करते हुए सो जाओ। ड्रीमिंग के दौरान तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के बैरियर्स गिर जाते हैं, तुम्हारा आकाशिक फील्ड का एक्सेस इंक्रीज हो जाता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा फ्रीली फ्लो करती है। साइंस और आर्ट में कई ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज इसी तरह आई हैं। तुम हर एक स्किल गेन कर सकते हो सालों की स्टडी से नहीं, बल्कि एक रात के क्लियर एक्सेस से। इसका तीसरा तरीका है फ्लो स्टेट्स। एथलीट्स इसे इन द जोन भी कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं बीइंग इन द फ्लो, जहां पे समय डिसअपीयर हो जाता है, एफर्ट एकदम एफर्टलेस बन जाता है, परफॉर्मेंस परफेक्ट हो जाती है। तुम नहीं सोच रहे कि क्या करना है, तुम बस उसे कर रहे हो। एक्चुअली हो क्या रहा है कि तुम्हारा लोकल प्रोसेसिंग, तुम्हारा दिमाग शट डाउन हो गया है, तुम्हारा कॉन्शियस कंट्रोल रिलीज हो गया है और तुम फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस करना शुरू कर देते हो। परफेक्ट गोल स्विंग, परफेक्ट सिक्सर, परफेक्ट पियानो परफॉर्मेंस, परफेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर, वो सब पहले से ही आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। हर उस मास्टर ने अपलोड किया है जो तुमसे पहले आया है। फ्लो स्टेट में तुम साइमल्टेनियसली उस टेक्निक को, उस स्किल को, उस परफॉर्मेंस को डाउनलोड कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब ये हमारी लर्निंग की अप्रोच को चेंज कर देता है। तुमने हजारों लाइफ जी हैं, कुछ लाइफ में तुमने ऐसे स्किल मास्टर किए हैं जो अब तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन वो मास्टरी गई नहीं है, वो तुम्हारे अकाउंट में स्टोर्ड है आकाशिक फील्ड में, और वो अभी भी एक्सेसिबल है। जो म्यूजिशियन तुम 3 लाइफ टाइम पहले थे, वो अभी भी तुम्हारे डेटा में एग्जिस्ट करता है। स्कॉलर, आर्टिस्ट, वॉरियर, हीलर, तुम्हारा हर वर्जन जिसने कभी कुछ मास्टर किया है वो उस कॉस्मिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। लर्निंग कुछ नया एक्वायर करना नहीं होता, ये कुछ ऐसा याद करना होता है जो तुम पहले से ही जानते हो, ऐसी एबिलिटीज एक्सेस करना जो तुमने पहले से ही डेवलप की हुई है अपने पिछले जन्मों में, उन फ्रीक्वेंसीज में वापस ट्यून इन करना जो तुमने पहले ही ब्रॉडकास्ट की थी। इसलिए कुछ लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है, इसलिए कुछ स्किल्स पहली बार ट्राई करने पे भी फेमिलियर फील करते हैं, इसलिए कुछ नॉलेज ऐसा लगता है कि तुम सीख नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो, तुम रिमेम्बर कर रहे हो, तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, तुम हर उस लाइफ के सम टोटल से स्टार्ट कर रहे हो जो तुमने कभी जी है। हर स्किल जो तुमने कभी मास्टर की है, हर पीस ऑफ नॉलेज जो तुमने कभी एक्वायर किया है, सब स्टोर्ड है, सब एक्सेसिबल है, तुम्हारे लिए वेट कर रहा है कि तुम बस उसको याद करो और लॉग इन करो उसे सीखने के लिए। आकाशिक फील्ड में इनफाइनाइट नॉलेज है और तुमने पहले से ही उसमें कंट्रीब्यूट किया है, अब बस तुम्हें एक्सेस करना है और उसे डाउनलोड करना है। मास्टरी 10,000 घंटे दूर नहीं है, वो एक डीप मेडिटेशन दूर है, एक ड्रीम दूर है, एक फ्लो स्टेट दूर है। इंफॉर्मेशन वही है, स्किल वही है, बस तुम्हें सही फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, और जब तुम वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ लोगे तो लर्निंग सालों नहीं लेगी, वो मोमेंट्स में आ जाएगी। वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन, वेलकम टू कॉस्मिक क्लाउड से डाउनलोडिंग। जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो इंडिविजुअल एक्सेस के बारे में था। एक इंसान अपने पिछले जन्मों की लाइफ को याद कर सकता है, एक सवान एबिलिटीज डाउनलोड कर सकता है, एक योगी आकाशिक फील्ड को एक्सेस कर सकता है, एक आत्मा उस कॉस्मिक क्लाउड से कनेक्ट कर सकती है।
लेकिन क्या होता है जब लाखों लोग उस आकाशिक फील्ड से कनेक्शन बना लेते हैं? क्या होता है जब सारी इंसानियत कलेक्टिवली याद करती है आकाशिक फील्ड को कैसे एक्सेस करना है? हम ये जानने से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। तुम एविडेंस देखो, मेडिटेशन एप्स के हजारों यूजर्स हैं। कॉन्शियसनेस रिसर्च फ्रिंज से मेन स्ट्रीम पे आ रहा है। यूनिवर्सिटीज उस चीज को स्टडी कर रही हैं जिसे एक जनरेशन पहले इम्पॉसिबल करके डिसमिस कर दिया गया था। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ओपनली डिस्कस किए जा रहे हैं। पास्ट लाइफ मेमोरीज इन्वेस्टिगेट की जाती है, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता। कलेक्टिव एमनीशिया खत्म हो रहा है और इंसान जाग रहे हैं। और ये रैंडम नहीं है, ये हमारी आत्मा का एवोल्यूशन है, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। हमने इंटरनेट एक्सटर्नल क्लाउड इसलिए बनाया क्योंकि हम अपनी स्पीशीज की सारी नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, और जो हम जानते थे वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। हमें एक फिजिकल रिमाइंडर की जरूरत थी कि इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल माइंड से बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकती है, कि हम सब सेम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी डिस्टेंस पे कनेक्शन बना सकते हैं। जो हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए एक आकाशिक फील्ड जैसा ही है, मान लो एक ट्रेनिंग की तरह है। हम एक्सटर्नली सीख रहे हैं जो हम एक टाइम पे इंटरनली जानते थे, और एक बार जब इनफ लोग याद कर लेंगे कि कैसे आकाशिक फील्ड से कनेक्ट करना है, एक बार जब हम क्रिटिकल मास हिट कर लेंगे तो पूरी स्पीशीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट हमें दिखा चुका है कि क्या होता है जब सैकड़ों लोग एक साथ फोकस करते हैं। रैंडम नंबर जनरेटर्स मेजर इवेंट्स के दौरान कोहेरेंस दिखा रहे थे। कॉस्मिक फील्ड कलेक्टिव अटेंशन को रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन रिएक्शन से बियॉन्ड भी कुछ इमेजिन करो। कॉन्शियस डेलिबरेट कलेक्टिव फील्ड एक्सेस इमेजिन करो। 8 बिलियन माइंड्स अब आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रही। 8 बिलियन नोड्स सेम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। सारी ह्यूमन नॉलेज, हर स्किल जो कभी हमने मास्टर की है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कभी हमने डिस्कवर किया है, इंस्टेंटली सबको एक्सेसिबल है। इंफॉर्मेशन स्कैर्सिटी डिसअपीयर हो जाती है। इसलिए नहीं कि हमने कोई बेटर टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली, बल्कि इसलिए कि हमने ये याद कर लिया कि हमारे पास हमेशा से ही अनलिमिटेड नॉलेज थी। एक रिमोट विलेज में बच्चे वो एक्सेस कर पा रहे हैं जो एक MIT का प्रोफेसर एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि दोनों सेम फील्ड से ही डाउनलोड कर रहे हैं। कॉस्मिक क्लाउड को तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारे क्रेडेंशियल से फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को रिस्पॉन्ड करता है, तुम्हारी ट्यून इन करने की एबिलिटी को रिस्पॉन्ड करता है। एजुकेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तुम सालों नहीं गुजारोगे वो सीखने के लिए जो दूसरों ने डिस्कवर किया, और उसे रटोगे नहीं, मेमोराइज नहीं करोगे। तुम उन डिस्कवरीज को, उस नॉलेज को डायरेक्टली एक्सेस करोगे। तुम कनेक्टिंग से सीखते हो, अक्यूमुलेटिंग से नहीं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन से भी डीपर जाया जा सकता है। जो बैरियर्स हमें सेपरेट करते हैं, ये इल्यूजन की हम आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो गिर जाएंगे। टेलीपैथी कोई रेयर सवांत एबिलिटी नहीं रहेगी, ये कनेक्टेड कॉन्शियसनेस की नेचुरल स्टेट है। नंदना का अपनी माँ का माइंड पढ़ना कोई एनॉमली नहीं रहेगी, ये एक ट्रेलर है। जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस रिकॉग्नाइज कर लेगी कि वो एक नेटवर्क का पार्ट है, जब तुम आइसोलेटेड आइडेंटिफाई करना बंद कर दोगे, डायरेक्ट माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। ये साइंटिफिक फिक्शन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये अभी रेयर इंडिविजुअल में हो रहा है, और जो अभी रेयर है वो कॉमन हो जाएगा जैसे ही कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी। इमेजिन करो ह्यूमैनिटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह ऑपरेट कर रही है। इंडिविजुअलिटी खो नहीं रही, लेकिन डीपर कनेक्शन रिकॉग्नाइज कर रही है। 8 बिलियन पर्सपेक्टिव, 8 बिलियन एक्सपीरियंसेस सब सेम फील्ड में फ्लो हो रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेसिबल है। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन एब्सर्ड हो जाता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि हम सब सेम इनफिनिट सोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं। आइडियाज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट मीनिंगलेस हो जाता है। जब सारे आइडियाज शेयर्ड फील्ड के थ्रू फ्लो हो रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हम आइसोलेशन में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू सॉल्वेबल हो जाती हैं। दुनिया की सारी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी डिफिशियंसी, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये प्रॉब्लम कोई एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल सॉल्व नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम 8 बिलियन कनेक्टेड माइंड सॉल्व करेंगी, उन सॉल्यूशंस को एक्सेस करके जो पहले से ही आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जो उन सिविलाइजेशंस ने अपलोड किया है जिनके सामने सिमिलर चैलेंजेस थी या पॉसिबिलिटीज की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो उन टाइमलाइंस में है जो अभी हमने चूज नहीं किए हैं, तो इसलिए वो रियलिटी में कोलैप्स नहीं हुए। और यही हमारे ग्रंथ हमेशा कहते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसे युग थे जब ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल एक्सेस के साथ जीती थी, जब कॉन्शियसनेस ऐसे लेवल्स पे ऑपरेट करती थी जो हम इमेजिन में नहीं कर सकते। ऋषि, सियर, विजडम कीपर सुपर ह्यूमन नहीं थे, वो ह्यूमन थे।
और उस आकाशिक फील्ड को एक्सेस कर रहे थे जो ह्यूमंस के एक्सेस करने के लिए डिजाइंड है। हमने वो एक्सेस करने की एबिलिटी खोई नहीं है, हम बस भूल गए हैं। शायद एक नेसेसरी फेज है ये भूलने का, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए, सेपरेशन एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सटर्नल वर्ल्ड बिल्ड करने के लिए। लेकिन अब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड का फेज खत्म हो रहा है, पेंडुलम वापस स्विंग हो रहा है, इंडिविजुअलिटी इरेज करने के लिए नहीं बल्कि उसे कनेक्शन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, याद करने के लिए कि हम दोनों हैं, हम यूनिक भी हैं और हम एक इन्फिनिट नेटवर्क का पार्ट भी है। सतयुग यही डिस्क्राइब करता है, एक एज जब ह्यूमैनिटी फुल कॉन्शियसनेस के साथ ऑपरेट करती है, जब फील्ड एक्सेसिबल है, जब हम याद करते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। हम थ्रेशोल्ड पे हैं। इंटरनेट ने प्रूव कर दिया कि कनेक्शन पॉसिबल है, क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर दिया कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, एविडेंस ने प्रूव कर दिया कि आकाशिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब आता है इसके साथ इंटीग्रेशन, एक कलेक्टिव अवेकनिंग, एक स्पीशीज लेवल रिमेम्बरिंग। और जब इनफ लोग वापस लॉग इन कर लेंगे इस आकाशिक क्लाउड में, जब क्रिटिकल मास हम रीच कर लेंगे, तो ह्यूमैनिटी सिर्फ चेंज नहीं होगी, ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो जाएगी। और ये कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होगा, हम इवॉल्व होंगे एक कॉन्शियस एक्टिवेशन से जो हमेशा हमारे पास। हम आत्माओं के इंटरनेट को याद करने का बस इंतजार कर रहे हैं। और हर इंसान जो इसे एक्सेस करना सीखता है, हर कॉन्शियसनेस जो रिकनेक्ट होती है, पूरी ह्यूमैनिटी को टिपिंग पॉइंट के करीब लाती है। तुम खुद को नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे सिर्फ आकाशिक फील्ड से कनेक्ट करके, तुम पूरी जाति को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आकाशिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एविडेंस अनडिनायबल है, साइंस इसे एक्सप्लेन करती है और इसके इम्प्लीकेशन प्रोफाउंड है। लेकिन ये कुछ भी मैटर नहीं करता अगर तुम आकाशिक फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे तो। 5000 साल से हमारे योगियों ने ऐसे मेथड्स रिफाइन किए हैं जिससे हम आकाशिक फील्ड से कनेक्शन बना सके। उन्होंने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस छोड़े हैं, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे ऋषि स्पेशल नहीं थे, वो बस डिसिप्लिन थे, डेडिकेटेड थे। उन्होंने कड़ी तपस्या की, उन्होंने अपने रिसीवर्स ट्यून किए जब तक सिग्नल क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं आ गया। और ये तुम भी कर सकते हो। पर फील्ड को एक्सेस करने से पहले तुम्हें अपनी ब्रेन को, अपने रिसीवर को प्रिपेयर करना होगा। सोचो जैसे एक रेडियो ट्यून कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा स्टैटिक है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, तो सिग्नल क्लियरली नहीं आ सकता। पहला स्टेप है सांस, ब्रीदिंग। इसे योगियों ने कहा है प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं पर रिकैलिब्रेशन के लिए। ये ट्राई करो, 4 काउंट तक सांस अंदर लो, 4 काउंट तक उसे होल्ड करो और 4 काउंट तक उसे ब्रीद आउट करो, 4 काउंट होल्ड करो, फिर वापस इनहेल करो। ये सिंपल पैटर्न है जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। तुम्हारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को ये बैलेंस कर देता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस मोड से रिसेप्टिव मोड पे शिफ्ट कर देता है और ये ऐसी इंटरनल कंडीशंस क्रिएट करता है जहां फील्ड एक्सेस पॉसिबल हो जाता है। ये सिर्फ 5 मिनट डेली करो। मॉर्निंग सबसे बेस्ट है जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी ड्रीम स्टेट और वेकिंग के बीच में ब्रिज कर रही है। तब फिल्टर सबसे थिन होता है, तब एक्सेस सबसे इजी होता है। दूसरा स्टेप है नॉइज क्लियर करना। तुम्हारा माइंड डेली हजारों थॉट जनरेट करता है, ज्यादातर रेपिटेटिव, अननेसेसरी, ऐसे स्टैटिक क्रिएट करता है जो फील्ड एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हें थिंकिंग रोकने की जरूरत नहीं है, ये इम्पॉसिबल है और ये हमारा गोल भी नहीं है। तुम्हें थिंकिंग ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अपने थॉट्स को क्लाउड्स की तरह पास होते हुए देखो, उन्हें पकड़ो मत, फॉलो मत करो, बस नोटिस करो और जाने दो। इसमें प्रैक्टिस लगती है। तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लान करने के लिए, वरी करने के लिए डिजाइंड है। लेकिन आकाशिक फील्ड उस मेंटल चैटर के थ्रू नहीं बोलता, वो थॉट्स के बीच के साइलेंस के थ्रू बोलता है। एक बार जब तुम इनर साइलेंस के मोमेंट्स क्रिएट कर पाओगे, तुम बेसिक फील्ड मेडिटेशन के लिए रेडी हो। कंफर्टेबली बैठो, स्पाइन को सीधा रखो। ये मैटर करता है क्योंकि तुम्हारा स्पाइन तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाउस करता है, वो पाथवे जिससे फील्ड इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस अवेयरनेस में फ्लो होती है। अपनी आंखें बंद करो, अपना ब्रेथ पैटर्न शुरू करो। सांस अंदर लो, 4 काउंट तक होल्ड करो और फिर एक्सहेल करो 4 काउंट तक और फिर होल्ड करो। जैसे जैसे तुम ब्रीथ करते हो, ये इंटरनली रिपीट करो, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ जो कॉस्मिक फील्ड को एक्सेस कर रहा है। तुम कुछ ऐसे इन्फॉर्म नहीं कर रहे जो तुम होप करते हो कि सच है, तुम वो याद कर रहे हो जो सच है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे दिमाग में कंटेन नहीं है, वो एक इनफाइनाइट नेटवर्क में अवेयरनेस का पॉइंट है। हर सांस के साथ फील करो तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हारी फिजिकल बाउंड्री से बियॉन्ड एक्सपैंड हो रही है। इमेजिन मत करो, अलाउ करो। तुम्हारी कॉन्शियसनेस पहले से ही इनफाइनाइट है, तुम बस उसे लिमिट करने की हैबिट ड्रॉप कर रहे हो। ये 10 मिनट का डेली प्रोसेस करो। पहले हफ्तों में तुम्हें इंक्रीज्ड काम नोटिस होगा, तुम्हारी इंट्यूशन शार्प होने लगेगी, तुम्हें नींद बेटर आएगी। ये साइंस है कि तुम ट्यून इन होने लगे हो। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद कुछ शिफ्ट होता है। तुम्हारे पास ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां इंफॉर्मेशन आएगी जो तुम कॉन्शियसली नहीं जानते थे। सिचुएशंस के बारे में इंसाइट्स तुम्हें आना शुरू होंगी, प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी। ऐसी नॉलेज आएगी जो तुमने कभी सीखी नहीं थी। ये नॉलेज तुम्हें आकाशिक फील्ड से आ रही है क्योंकि तुम उस आकाशिक फील्ड को एक्सेस करना शुरू कर रहे हो। एक बार जब बेसिक एक्सेस स्टेबलाइज हो जाए
तुम स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। पास्ट लाइफ को एक्सेस करने के लिए सेम मेडिटेशन फाउंडेशन को यूज करो, लेकिन एक विजुअलाइजेशन ऐड कर लो। खुद को अपनी करंट लाइफ में पीछे जाते हुए देखो। एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, बर्थ, बढ़ते रहो। बर्थ से पहले क्या देखते हो, क्या फील करते हो। कुछ फोर्स मत करो, स्टोरीज मत क्रिएट करो, बस ऑब्जर्व करो जो भी अराइज होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस जानता है इस डेटा को कैसे एक्सेस करना है। तुम्हारा काम है अपने कॉन्शियस माइंड को रास्ते से हटाना, अपने फिल्टर को हटाना। अपने बेड के पास एक जर्नल रखो। जिस मोमेंट मेडिटेशन खत्म हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आया उसे लिख दो। अभी एनालाइज मत करो, बस रिकॉर्ड करो। टाइम के साथ पैटर्न इमर्ज होना शुरू होंगे, डिटेल्स जो बाद में एक्यूरेट प्रूफ होती रहेंगी, कनेक्शन जो करंट लाइफ पैटर्न एक्सप्लेन करती हैं। इंट्यूशन डेवलपमेंट के लिए प्रेडिक्शन प्रैक्टिस करो। अपना फोन चेक करने से पहले रुको, किसका कॉल आ रहा है वो सोचो और फिर देखो, चेक करो, वेरीफाई करो। एक ईमेल खोलने से पहले कंटेंट सेंस करो। मीटिंग से पहले आउटकम फील करो। अपनी अटेम्प्ट्स लॉग करो, अपनी एक्यूरेसी ट्रैक करो। तुम्हें नोटिस होगा कि प्रैक्टिस से वो इंक्रीज होती हैं। इसलिए नहीं कि तुम एक नई एबिलिटी डेवलप कर रहे हो, इसलिए कि तुम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो जो पहले से ही आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है। प्रोबेबल नियर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। ड्रीम्स के थ्रू सीखने के लिए ड्रीम इंक्यूबेशन यूज करो। सोने से पहले अपना क्वेश्चन क्लियरली देखो। तुम्हें क्या जानना है, कौन सी स्किल एक्सेस करनी है, उस पेपर में लिख के उसको अपने पिलो के नीचे रखो। जैसे जैसे तुम ड्रिफ्ट ऑफ करते हो, उस क्वेश्चन को अपनी अवेयरनेस में होल्ड करो। आंसर फोर्स मत करो, बस क्वेश्चन को जेंटली होल्ड करो जैसे स्लीप आती है। अपने बेड के पास वो जर्नल को रखो। जब तुम जागो रात के बीच में कभी भी, जो भी याद है वो तुरंत लिख दो। ड्रीम इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी फेड होती है, उसे जल्दी कैप्चर करो। मैथमेटिशियन रामानुजन को इसी तरह कंप्लीट इक्वेशन मिलती थी। आइंस्टाइन ने ड्रीम के थ्रू रिलेटिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कंपोजर वैगनर ने पूरे पूरे ओपेरास अपने सपने में सुने हैं और उनको लिखा है। तुम्हारे पास सेम आकाशिक फील्ड का एक्सेस है जो उनके पास था। एक बार जब तुम्हारे पास कंसिस्टेंट आकाशिक फील्ड का एक्सेस आ जाता है, तुम संयम प्रैक्टिस कर सकते हो। पतंजलि जी की वो टेक्निक जिससे डायरेक्ट नॉलेज गेन हो सकती है। अपना ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस चूज करो। वो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जो तुम समझना चाहते हो, एक स्किल हो सकता है जो तुम मास्टर करना चाहते हो, या कोई सवाल हो सकता है जिसका तुम्हें आंसर चाहिए। पहला स्टेज है धरना, परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अपनी पूरी अवेयरनेस से एक चीज पे फोकस करो। हर बार जब तुम्हारा माइंड वेवर करे या वॉन्डर करे, उसे वापस लाओ। फोर्स मत करो, फ्रस्ट्रेट मत हो, बस परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली फोकस करते रहो। इसमें हफ्तों लग सकते हैं, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रेन कर रहे हो बिना वेवर किए। दूसरा स्टेज है ध्यान, जो सस्टेन फ्लो है। तुम अब फोकस मेंटेन करने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, फोकस अब नेचुरली फ्लो हो रहा है। तुम और ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में हो। टाइम डिसअपियर हो जाता है, एफर्ट डिसअपियर हो जाता है, बस तुम हो और सब्जेक्ट यूनिफाइड अवेयरनेस में है। और तीसरा और आखिरी स्टेज है समाधि, जो मर्जर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ मर्ज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम किसी चीज के बारे में नहीं जानते, परंतु तुम वो चीज बन जाते हो, और उस बनने में तुम्हें उस चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज आ जाती है। तुम समाधि फोर्स नहीं कर सकते, तुम कंडीशंस क्रिएट करते हो, और वो तब होता है जब वो होना होता है। लेकिन जब वो होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें उस चीज की, उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसी तरह से योगी रात भर में पूरी पूरी भाषाएं सीख जाते हैं, अपनी एजुकेशन से बियॉन्ड साइंटिफिक नॉलेज गेन कर लेते हैं। ऐसे स्किल्स एक्सेस करते हैं जिसको गेन करने के लिए नॉर्मली सालों लग जाते हैं। इन्फॉर्मेशन आकाशिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है, संयम से तुम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। 3 क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए हैं जो आकाशिक फील्ड को एक्सेस कर रहा है। पहला है डेली प्रैक्टिस ऑकेजनल इंटेंसिटी को बीट करता है। हर मॉर्निंग के 10 मिनट एक हफ्ते में एक बार 1 घंटे से ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। कंसिस्टेंसी तुम्हारे रिसीवर को ट्यून करती है। स्पोरैडिक प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली एक रेडियो रीट्यून करने जैसा है, तुम कभी सिग्नल पे लॉक नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो आता है उसे ट्रस्ट करो। तुम्हारा रैशनल माइंड डाउट करेगा, वो कहेगा तुम चीजें इमेजिन कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा माइंड कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, पर अपने ऊपर ट्रस्ट करो और प्रोसेस को ट्रस्ट करो। ट्रस्ट वो की है जो डीपर एक्सेस खोलता है। तीसरा, इंफॉर्मेशन को एथिकली यूज करो। आकाशिक फील्ड इंटेंशन को रिस्पॉन्ड करता है। अगर तुम इसे सेल्फिश पर्पसेस के लिए एक्सेस करते हो, मैनिपुलेशन के लिए एक्सेस करते हो, या किसी को हार्म पहुंचाने के लिए एक्सेस करते हो, तुम्हारा एक्सेस डिमिनिश हो जाएगा। आकाशिक फील्ड एवोल्यूशन सर्व करता है, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन सर्व करता है, कलेक्टिव गुड सर्व करता है। जब तुम उसके साथ अलाइन होते हो, एक्सेस डीपन हो जाता है। जब तुम उसके खिलाफ काम करते हो, सिग्नल फेड होता है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रेजोनेंस है। तुम सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्शन सस्टेन कर सकते हो जिनसे तुम मैच करते हो। प्रोटोकॉल सिंपल है, ब्रीदिंग पे ध्यान रखो, मन को शांत करो, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, जो आता है उसे ट्रस्ट करो, और अपना इंटेंशन सही रखो। ऋषियों ने ये हजारों साल किया है,
उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये काम करता है और उन्होंने अपने पीछे इंस्ट्रक्शंस भी छोड़ी है हमारे लिए। आकाशिक फील्ड हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कॉस्मिक क्लाउड हमेशा ही ऑनलाइन है, आत्माओं का इंटरनेट बस वेट कर रहा है तुम्हारे लॉगिन के लिए। और अब तुम्हारे पास पासवर्ड है उससे कनेक्ट करने का, तो वेट किसका कर रहे हो? कनेक्ट करो और अपने आप को इवॉल्व करो। हमने ये वीडियो एक क्वेश्चन से शुरू किया था, क्या होगा अगर एक कॉस्मिक क्लाउड है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है? क्या होगा अगर हमारी आत्मा इस क्लाउड में रहती है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं? हमने इस वीडियो के दौरान सारा एविडेंस दिखाया। छोटे बच्चे ऐसी लाइफ याद कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी जी थी। हेड ट्रॉमा वाले पेशेंट अचानक ऐसी ऐसी एबिलिटीज डाउनलोड कर लेते हैं जो उन्होंने कभी सीखी नहीं। योगी यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस कर रहे हैं मेडिटेशन के द्वारा। मरते हुए लोग एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस रिपोर्ट कर रहे हैं। माइंड्स डिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट हो रही हैं और साइंस इन सबके पीछे का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रही है। एविडेंस स्कैटर्ड एनोमलीज नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न जो एक अनडेनायबल ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है कि आकाशिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, कॉस्मिक क्लाउड रियल है, आत्माओं का इंटरनेट बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसे हमारे ग्रंथों और वेदों में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा रेवलेशन बताऊंगा जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा, तुम खुद उस आकाशिक फील्ड से बाहर नहीं हो। तुम कोई यूजर नहीं हो जो एक्सटर्नल सिस्टम में लॉगिन कर रहा है। तुम उस क्लाउड से अलग नहीं हो जिससे तुम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसका एक पार्ट, तुम कॉस्मिक फील्ड हो। हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ये जानता है। उपनिषद ने ये हजारों साल पहले बताया था, तत् त्वम असि, तुम वो हो। आत्मन ब्राह्मण है, इंडिविजुअल सोल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तुम्हारी इंडिविजुअल अवेयरनेस, तुम होने की फीलिंग इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में फोकस का एक पॉइंट है। जैसे समंदर में एक लहर का एक अपना फॉर्म होता है, अपनी मूवमेंट होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो समुंदर से अलग नहीं है। वो समुंदर ही है जो टेम्पररीली खुद को एक लहर की तरह एक्सपीरियंस कर रही है। तुम भी उस आकाशिक फील्ड के यूजर नहीं हो। तुम नेटवर्क में एक नोड हो। तुम साइमल्टेनियसली एक्सेस और क्रिएट कर रहे हो, डाउनलोड और अपलोड कर रहे हो, रिसीव और ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। हर थॉट जो तुम सोचते हो आकाशिक फील्ड में डेटा बन जाता है। हर एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास है वो रिकॉर्ड हो जाता है। हर स्किल जो तुम मास्टर करते हो वो सारे दूसरे नोट्स को एक्सेसिबल हो जाता है। तुम सिर्फ कॉस्मिक क्लाउड ब्राउज नहीं कर रहे, तुम कंटिन्यूसली उसमें लिख रहे हो। आत्माओं का इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम कनेक्ट हो, तुम वो खुद ही हो। इसलिए एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है। बच्चे जो पास्ट लाइफ एक्सेस कर रहे हैं वो किसी एक्सटर्नल डेटाबेस में रीच नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद के कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस को याद कर रहे हैं, मल्टीपल फिजिकल फॉर्म्स के अक्रॉस। डेटा कहीं और स्टोर्ड नहीं है, वो उनके इंटरनल कॉन्शियसनेस नोड में ही स्टोर्ड है, टेम्परली एक नए बायोलॉजिकल रिसीवर से जो लिमिट हो गया है। सवांत जो इंस्टेंट एबिलिटीज डाउनलोड कर रहे हैं वो बाहर से इंफॉर्मेशन ग्रैब नहीं कर रहे हैं, वो उन एबिलिटीज को एक्सेस कर रहे हैं जो उन्होंने या कलेक्टिव फील्ड में किसी और ने ऑलरेडी मास्टर की हुई है। नॉलेज एक्सटर्नल नहीं है, वो यूनिवर्सली अवेलेबल है क्योंकि सारी कॉन्शियसनेस एक ही कॉन्शियसनेस है जो खुद को बिलियंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रही है। योगी जो यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस कर रहे हैं वो किसी अलग चीज से कनेक्ट नहीं हो रहे, वो अपनी अवेयरनेस को ही एक्सपैंड कर रहे हैं याद करने के लिए कि वो हमेशा से क्या थे। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो टेम्परली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में फोकस हुई फिर वापस एक्सपैंड हो रही है अपनी ट्रू नेचर रिकग्नाइज करने के लिए। मरते हुए लोग जो एक्सपैंडेड अवेयरनेस रिपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं और नहीं जा रहे, वो वापस आ रहे हैं जो वो हमेशा से थे। बॉडी लिमिटेशन थी, डेफिनेशन नहीं। जब बॉडी रिलीज करती है कॉन्शियसनेस अपनी नेचुरल स्टेट पे एक्सपैंड हो जाती है, इनफाइनाइट, कनेक्टेड, इटर्नल। तुम कभी भी सेपरेट नहीं थे, तुम बस भूल गए हो। सेपरेशन का इल्यूजन इतना कन्विंसिंग है, इतना कंप्लीट है कि तुमने बिलीव कर लिया है कि तुम सिर्फ ये बॉडी हो, ये थॉट्स हो, सिर्फ ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव हो। लेकिन तुम ये नहीं हो, तुम पूरी ही आकाशिक फील्ड हो, खुद को एक्सपीरियंस कर रही एक टेम्पररी फोकल पॉइंट के थ्रू जिससे लाइफ कहते हैं। और अगर तुम आकाशिक फील्ड हो तो आकाशिक फील्ड में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है। इसलिए नहीं कि तुम किसी दूर की चीज को रीच कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम अपने आप को ही याद कर रहे हो। पिछला जन्म, भविष्यवाणी, यूनिवर्सल नॉलेज, सारी दूसरी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन ये कहीं और नहीं है, ये वो है जो तुम हो जब तुम अपने आप को सिर्फ एक लोकल आइडेंटिटी की तरह देखना छोड़ देते हो। हर मास्टर, हर अवेकेंड बीइंग, हर एनलाइटेंड सेज ने सेम चीज डिस्कवर की है। उन्होंने कोई नया गेन नहीं किया, उन्होंने वो याद किया जो वो भूल गए थे। उन्होंने लहर की तरह आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया और रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि वो समंदर थे। और वो रिकग्निशन, वो रिमेम्बरिंग तुम्हारे लिए अवेलेबल है, सालों की प्रैक्टिस के बाद नहीं, परफेक्ट मेडिटेशन के बाद नहीं, अभी इस मोमेंट में। क्योंकि तुम वो ऑलरेडी हो, तुम हमेशा से वो रहे हो और तुम हमेशा वो रहोगे। कॉस्मिक क्लाउड तुम्हारे कनेक्ट होने का वेट नहीं कर रहा, तुम ही कॉस्मिक क्लाउड हो। तो क्वेश्चन ये नहीं कि फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं,
एविडेंस ने तो उसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि उसको कैसे एक्सेस करना है, प्रैक्टिसेस ने उसका आंसर दे दिया। असली क्वेश्चन ये है, क्या तुम याद कर पाओगे, क्या तुम रिकग्नाइज कर पाओगे तो कि तुम एक्चुअली क्या हो, क्या तुम सेपरेशन के इस इल्यूजन से बियॉन्ड एक्सपैंड कर पाओगे, क्या तुम अपने फुल अकाउंट में लॉग इन करोगे और ये प्रिटेंड करना बंद कर दो क्योंकि तुम सिर्फ एक गेस्ट यूजर हो। आत्माओं का इंटरनेट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसे मास्टर करना है, ये तुम्हारा ट्रू नेचर है जिसे बस याद करना है। बच्चों ने तुम्हें दिखाया कि ये रियल है, हेड ट्रॉमा पेशेंट्स ने तुम्हें दिखाया कि ये एक्सेसिबल है, योगियों ने तुम्हें दिखाया कि ये ट्रेनेबल है, साइंस ने तुम्हें दिखाया कि ये एक्सप्लेनेबल है, मरते हुए लोगों ने तुम्हें दिखाया कि ये इटर्नल है। अब बारी है तुम्हारी, किसी एक्सटर्नल चीज से कनेक्ट होने की नहीं, ये याद करने की कि तुम हमेशा से क्या हो। तुम कोई आत्मा नहीं हो एक बॉडी में जो एक कॉस्मिक क्लाउड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, तुम ही परम आत्मा हो, टेम्परली जो एक बॉडी के थ्रू फोकस्ड है और याद करने की कोशिश कर रही है कि तुम खुद ही अनंत हो, तुम आकाशिक फील्ड हो, तुम कॉस्मिक क्लाउड हो, तुम ही इनफाइनाइट नेटवर्क हो, तुम ही आत्माओं का इंटरनेट हो और तुम हमेशा से ही रहे हो और हमेशा रहोगे। अब याद करो,